तो मुझे लगा कि मैं यहीं पर आपको लाइव जो है यूट्यूब पर ही इसको पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपका पूरा पोर्शन वहाँ पर कवर हो जाएगा ना। बिल्कुल सोनी, गुड़िया, पूजा, लोकेश, सुधीर, नीतू, हिमांशु, रिया, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो देखिए याद कीजिए, मैंने आपको कल जो पढ़ाया था दोस्तों, अगर उसकी बात करूँ मैं आपसे, तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था। याद है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोग जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसकी ओर आए थे, जिसके अंदर बीओसी बीओडी को बनाया गया था। कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का काम किया गया था। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं उनको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर किया गया। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर आया, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको 1813 का जो एक्ट है वो लिखवाया था, जो कि चार्टर एक्ट था, याद कीजिएगा। इसमें चाय और चीन को छोड़ करके व्यापार जो है, आपके व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको समाप्त करने की बात कही थी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके, उसके बाद मैं आपसे कहा था कि इसके बाद में शिक्षा पर 1 लाख रुपया भी इसी के अंदर दिया गया था। इसके बाद हम जो आपको 1833 जो है इसके अधिनियम की ओर लेकर आया मैं आपको, और मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि जो गवर्नर जनरल है आपके बंगाल का, उसका नाम चेंज कर दिया आपके, उसका नाम चेंज करके आपके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको लेकर आया, और फिर मैंने आपसे इसी में कहा था कि इसी में मेकाले की अध्यक्षता में एक आपके आयोग बनाया गया, जिस मेकाले की जो अध्यक्षता है उसके अंदर आपके विधि आयोग इसमें बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, जो मैंने आपको अच्छा यहाँ पर चाय चीन वाला व्यापार भी समाप्त हो गया था पूरी तरह। फिर मैं आपको 1853 वाला एक्ट की ओर लेकर आया था। ये अंतिम कॉल था जो किया गया था, आपको याद है अंतिम कॉल जो किया गया वो यही था आपके। और इसी में आपके सिविल कंपटीशन के लिए, आपके ओपन कंपटीशन, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन जो आपके वो यहाँ पर आया था। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जो है नेक्स्ट आपके इसके बाद में 1858 जो है इस अधिनियम की ओर लेकर आया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था आपके ये वाला। और मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर क्राउन जो है सीधा रूल करने लग गया था, EIC का रूल समाप्त हो चुका है, मुगलों का अंत हो चुका है यहाँ पर शासन का। बहादुर शाह जफर को आपके म्यांमार भेज दिया, बर्मा भेज दिया गया है। फिर मैंने आपसे कहा वहीं पर BOD BOC समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि BOD BOC समाप्त है, और आपके जो भारत सचिव है उसकी एक नई पोस्ट आ चुकी है। भारत सचिव की एक परिषद बनाई गई है, 15 मेंबर उसके अंदर थे। स्टैनली साहब पहले भारत सचिव बनाए गए। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसका नाम चेंज हो चुका है, और वायसराय उसका नाम हो चुका है। ये सारी बातें जो हैं वो हमने यहाँ पर की थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम जो है 1858 के अधिनियम के बाद में मैं आपको 1861 जो है इसके अधिनियम की ओर लेकर आया। और यहीं पर मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए दोस्तों, यहीं पर मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि जो 1861 का जो एक्ट है आपके, उसकी अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर, तो मैंने आपसे इसमें कहा था कि इसके अंदर जो है पहली बात तो एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 3 हाई कोर्ट की स्थापना के लिए अधिनियम आ चुका है, और वो 3 हाई कोर्ट की जो स्थापना का अधिनियम था कलकत्ता के अंदर था। इसके अलावा दोस्तों आपके कलकत्ता भी था, इसके साथ में बॉम्बे भी था दोस्तों, इसके साथ में आपके मद्रास भी था। पर पहला हाई कोर्ट कलकत्ता के अंदर स्थापित हुआ था, जो कि जो आपके जुलाई 1982 के अंदर हुआ था, शायद आपको याद होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके, और दोस्तों इसके बाद मैं आपके 1861 का जो अधिनियम है दोस्तों आपके, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेकर आता हूं। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम था वह 1909 का जो अधिनियम है। इससे पहले आपके 92 वाला अधिनियम भी आता, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार जो हो गया था ना। फिर 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, और साथ में इसको मार्लियामेंटो एक्ट भी कहा जाता है, याद कीजिएगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो इसी के अंदर आया था, मैंने आपसे बातचीत की थी इसके बारे में। सांप्रदायिक जो निर्वाचन आपके वो इसी के अंदर था, ठीक है। 1909 का अधिनियम जो उसके अंदर, ठीक है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसी के अंदर आया था। और मैंने आपसे कहा था कि वायसराय की कारनी में पहली बार एक भारतीय शामिल हुआ विधि मेंबर के रूप में, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी, आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी उनका नाम था। और हम नाक के दांत बो रहे हैं, भीषण परिणाम होगा, ये सारी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 1919 का हमारा जो अगला एक्ट था आपके मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की बात कही गई थी कि ड्वेल सिस्टम प्रांतों में होना चाहिए। आरक्षित विषय अलग कर दिए, हस्तांतरित विषय आपका अलग कर दिया ना। आरक्षित विषय में मैंने आपसे कहा था कि जो आय के विषय वो उसमें, और व्यय वाले स्वास्थ्य जो कम महत्वपूर्ण आपके वो उसके अंदर डाल दिए गए। और जो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसके
हाथ में कौन सा आ गया, आरक्षित विषय जो है वो उसके हाथ में आ गए थे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे इसी में कहा कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आपके, इससे केंद्र में बाई कैमरल सिस्टम आया था। एक आपके काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद बनाई गई थी और एक आपके जो है केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली बनाई गई थी। जो राज्य परिषद था उसके अंदर 60 मेंबर थे, कुल मिला के 5 जो है वो 5 वर्ष का कार्यकाल था। और जो सेंट्रल असेंबली थी वहां पर 145 मेंबर थे, 145 मेंबर थे। और उसके बाद में आपके जो कार्यकाल है उसका 3 वर्ष था। ये भी मैंने आपसे वहां पर कहा था ना। एक आपके मैंने वहीं पर आपको लिखवाया था एकवर्थ कमीशन के बारे में, साथ में मैंने आपको वहीं पर लिखवाया था एकवर्थ कमीशन के अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, लोक लेखा समिति जो है, वो भी मैंने आपको वहीं पर साथ में जो है लिखवा दिया था। ठीक है, सीमित मताधिकार की बात यहां पर होती है, 10% के आसपास मताधिकार यहां मिलता है, जो कि टैक्स देने वाले संपत्ति के आधार पर जो है मताधिकार यहां पर प्राप्त हुआ। एक लंदन के अंदर उच्च आयुक्त जो है आपके, उसका कार्यालय वहां पर स्टार्ट हो गया। यहां तक शायद हम लोग पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहां तक दोस्तों हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा 1858 का एक्ट हो गया, 1919 ये वाला क्वेश्चन भी हम जो है कल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको धीरे धीरे, देखो आज मैंने आपको लगभग दोस्तों 10 मिनट के अंदर सब कुछ रिवाइज करा दिया जो हमने पढ़ा था अभी तक। 10 मिनट में वो आपका रिवाइज हो गया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे आपका सब कुछ रिवीजन होने का प्रयास होगा। ठीक है, बस आप भी एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको आप भी दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार जो है ब्राइटनेस चेक कर लो ठीक है या नहीं है, तो आप भी दोस्तों एक बार रिवाइज आप भी मेरे साथ में करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा तो अब आगे बढ़ते हैं ना। आप तैयार हो, आगे बढ़ो, यस या नो पहले बताओ ना। अगर आप तैयार हो दोस्तों तो आगे बढ़ा जाए, यस या नो आपकी बताओ मुझे। अगर आप तैयार हो तो फिर आगे बढ़ो। अब अगर आप रेडी हो, 1 2 3 तैयार है आपका, तो चले आगे बढ़े। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1919 तक का तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तैयार हो दोस्तों आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप तैयार हो तो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना। व्हाट वर द मेजर फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए कल हम लोग जो है 1919 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। 1919 का जो अधिनियम है हमने कल पढ़ा था, इसकी 2-3 मेजर बातें मैंने आपसे कही थी कि भाई पहला तो यह है कि जो प्रांत है, इन प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको स्टार्ट किया गया ना। प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और मैंने आपसे वहीं पर कहा था कि जो प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है दोस्तों आपके, इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो प्रांत है आपके वहाँ पर जो ड्वेल सिस्टम है, इसके लिए इसके बाद में एक साइमन कमीशन बनाया गया। कौन? साइमन कमीशन बनाया गया था। और साइमन कमीशन जब बनाया गया था ना, आगे जब हम जिसको इतिहास में पढ़ेंगे उसमें इसको मना कर दिया कि भाई ये जो है वो गलत है आपके, ये प्रांतों में ड्वेल सिस्टम नहीं होना चाहिए, प्रांतों में तो स्वायत्तता होनी चाहिए। तो जो अगला जो अधिनियम आएगा इसके बाद में वो 1935 का अधिनियम आएगा ना। 1935 का अधिनियम आने वाला है। तो इस अधिनियम में कहा गया कि अब प्रांतों में ड्वेल सिस्टम के स्थान पर प्रांतों में क्या होगी, प्रांतों में स्वायत्तता होगी, ऑटोनोमस होगा ना। प्रांत आपके उनमें ऑटोनोमस होगा, स्वायत्तता उनके अंदर होने वाली है। ये आपके किस में कहा गया? ऑटोनोमस होगा। ये जो है आपके ऑटोनोमस होगा, ये जो है यहाँ पर 1935 के अधिनियम में कहा गया। तो पहला क्वेश्चन, प्रांतों में ड्वेल सिस्टम के स्थान पर प्रांतों में स्वायत्तता होगी, ये 1935 के अधिनियम जो है ये आपके किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो दोस्तों यहाँ पर ये चेंज हो गया। ठीक है, इसके साथ वहाँ पर यहाँ पर तो प्रांतों में ड्वेल सिस्टम था, यहाँ पर केंद्र में ड्वेल सिस्टम लाया गया ना। तो यहाँ पर जो है वो केंद्र के अंदर जो द्वैध आपके केंद्र के अंदर द्वैध शासन जो है इसको लाया गया ना। तो यहाँ पर सेंटर के अंदर ड्वेल सिस्टम जो है इसको लाया गया, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो प्रांतों में ड्वेल सिस्टम था आपके, और यहाँ पर केंद्र जो है, यहाँ पर केंद्र जो है उसके अंदर ड्वेल सिस्टम लाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसका अंत कर दे, क्योंकि इसके बारे में साइमन कमीशन ने विरोध किया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है इसका अंत कर दिया। सवाल पूछे कि प्रांतों में ड्वेल सिस्टम चालू कब हुआ था, वो यहाँ पर होता। ड्वेल सिस्टम समझ गए, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो प्रांतों में ड्वेल सिस्टम चालू यहाँ पर हुआ था और प्रांतों में ड्वेल सिस्टम अंत यहाँ पर हो गया। ये पहला क्वेश्चन। प्रांतीय स्वायत्तता कहाँ पर आती है? यहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन, अगला, केंद्र में ड्वेल सिस्टम कहाँ पर स्टार्ट हुआ? यहाँ
कहां पर हुआ, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ में यहीं पर आपके जो है, यहीं पर एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। इसे हम शाही आयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम शाही आयोग कहते हैं। और इस आयोग ने सिफारिश की, किसकी? आपके इस आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारत में एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। और इसी सिफारिश के आधार पर 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी आपकी यहीं पर हो रही है, जो कि आपके 1 अप्रैल 1935 की तारीख है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात यहां पर होती है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों इसी अधिनियम में कहा गया कि एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना होगी। ऐसा कहा गया, हुई नहीं, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात किस अधिनियम में कही गई, तो अखिल भारतीय सवाल पूछे आपसे, अखिल भारतीय महासंघ जो है, अखिल भारतीय महासंघ जो है, इसकी स्थापना की बात जो है, इसकी स्थापना की बात कहाँ पर कही गई थी आपके? तो यहाँ कही गई, लेकिन इसकी स्थापना हो नहीं पाई, ठीक है। केवल बात ही हुई थी, स्थापना इसकी नहीं हो पाई थी। आपको ध्यान रखना है ये बात भी कि स्थापना की बात उसे यहाँ पर कही गई थी ना। अच्छा, ये वाला अधिनियम 1919 का था। लागू कब से होता है? 1921 से ये लागू होता है, ठीक है। जबकि 1935 का जो अधिनियम आपके, यह कब लागू होगा? तो ये 1937 से लागू होगा। कब होगा? 1937 जो है ये आपके इससे लागू होने वाला है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कब से लागू होगा? 1937 से लागू होगा, ठीक है। दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना है। सवाल पूछे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। अलीजा इम्प्रे उसके पहले हेड थे। सवाल पूछे कि भारत में फेडरल कोर्ट, देखो सवाल दोस्तों अलग अलग है आपके। सवाल पूछे कि भारत में फेडरल कोर्ट जो है, इसकी स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1935 के अधिनियम से 1937 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। देखो अब सवाल पूछे कि भारत का जो फेडरल कोर्ट है, इस फेडरल कोर्ट के टॉपिक पूरा होने के बाद में पीडीएफ मिलेगी ना रसगुल्ला। आज टॉपिक पूरा होगा तो आज शाम को पीडीएफ मिल जाएगी ना। तो सवाल पूछे कि भारत में जो फेडरल कोर्ट है, इसकी जो स्थापना 1937 में होती है, इसका पहला हेड कौन था? अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप में से कोई भी बताना चाहे बताइए कि फेडरल कोर्ट जो है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फेडरल कोर्ट जो है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सवाल दोस्तों बन सकता है ना। क्या आप ये बात जानते हो कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ना, उसमें जो बर्मा था, जो वर्तमान म्यांमार है, वो इसी के अंदर था। 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ है, ठीक है। तो वो किस अधिनियम से हुआ? इसी से हुआ है ना। तो अगर सवाल पूछे कि भाई 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से क्या हो गया? बर्मा भारत से पृथक हो गया। बर्मा का मतलब वर्तमान म्यांमार, तो वो इसी अधिनियम के द्वारा हुआ है। आपको ध्यान रखना है ना। तो 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से पृथक हो गया आपके, यह भी इसी के द्वारा। सर मोरस वेयर, वेरी गुड है ना। अरे तुम तो होशियार हो। लिखना सर मोरस गेयर जो है, सर मोरस जो है आपके, सर मोरस गेयर जो है वो इसके पहले हेड बने थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर मोरस गेयर जो है ये इसके पहले हेड बने थे। थोड़ा ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है। पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो मैंने आपसे कहा कि 1 अप्रैल 1937 में जो आपके वर्मा है, इस वर्मा में पूछूं आपसे, इस वर्मा को अलग कर दिया गया किससे? इस आपके 1937 के अधिनियम से इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, शक्ति का पृथक्करण किस अधिनियम में हुआ? इसी में हुआ, ठीक है। इसका मतलब होता है सूची जो बनाएगी, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, कि सेंटर किस पर कानून बनाएगा, स्टेट किस पर कानून बनाएगा, और दोनों मिलकर किस पर कानून बनाएंगे, तो इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि शक्ति का पृथक्करण जो है यह किस अधिनियम में आता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, शक्ति का जो पृथक्करण है, इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसे? सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है यह भी आपका इसी अधिनियम में आता है। और नोट कर दीजिएगा आपके, इसमें सूची बनती है ना, जैसे कि संघ सूची है, या संवर्ती सूची है, या आपके राज्य सूची है ना, इसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट और आपके स्टेट लिस्ट, मतलब कि राज्य सूची है ना। मतलब कि इस सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। इस सूची पर कानून दोनों बनाएंगे और इस सूची पर कानून जो है आपके वो सेंटर बनाएगा। एक सवाल और पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, समवर्ती सूची किस अधिनियम के द्वारा आई थी, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची कॉन्करेंट जो लिस्ट है आपके वो किस में आती है, वो आपके यहाँ पर आती है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उसे कहा गया रेसिडुअल पावर या फिर अवशिष्ट शक्ति कहा गया। वो किसके हाथ में होगी, तो वो भारत के गवर्नर जनरल जो है उसके हाथ में होगी, ठीक है। तो लिखिएगा, जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, जो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आई है आपके, जो इन तीनों में से किसी में नहीं आई दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं रेसिडुअल पावर। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल पावर जो है। अगर इनकी बात करूं आपसे तो ये किस में अधीन होंगी, तो ये गवर्नर जनरल जो है आपके इसमें अधीन होगी। ये आपके ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल है आपके, जो वायसराय है उसमें अधीन होगी। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि गवर्नर जनरल या वायसराय जो वहां पर अधीन होगी, ठीक है। और दोस्तों इसी अधिनियम के बाद भारत में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर चुनाव हुए, ठीक है। तो इसी अधिनियम के बाद में 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांत जो हैं, 11 ब्रिटिश प्रांत जो हैं यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे चुनाव। आपको ध्यान रखना है ना। तो इसी अधिनियम के बाद में 1937 में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर क्या हुआ आपके, वहां पर जो है वो चुनाव हुए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस अधिनियम के बारे में एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, और वह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों आपके, वह स्टेटमेंट जो है वो है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। और वह कौन सा स्टेटमेंट आपके, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं इन्होंने कहा है कि दोस्तों यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारी हैं पर इंजन नहीं है रसगुल्ला, ठीक है। तो लिखिए, अनेक ब्रेकों वाली, अनेक ब्रेकों वाली, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित जो गाड़ी है आपके वो है इंजन रहित गाड़ी। यह है 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित जो गाड़ी आपकी वो है, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा है कि इसमें ब्रेक तो बहुत सारी हैं, गतिरोध तो बहुत सारे हैं कि ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, पर इंजन दोस्तों लगाना भूल गए इसके अंदर जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिन्ना ने कहा, जो कि जिन्ना आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर के मांग उठाने वाले जो जिन्ना थे आपके, उन्होंने कहा कि पूरी तरह सड़ा हुआ अस्वीकार्य अधिनियम है ना। सवाल पूछे कि भाई पूरी तरह सड़ा हुआ अधिनियम किसने कहा, तो जिन्ना ने कहा, ठीक है। तो जिन्ना जो है इसने कहा था कि यह अधिनियम पूरी तरह क्या है, पूरी तरह सड़ा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह सड़ा हुआ है और अस्वीकार्य। पूरी तरह सड़ा हुआ अस्वीकार्य जो अधिनियम है वो कौन सा आपके, वो आपके 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी बातें आती है, देखो पहली बात जो है, पहली बात आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। तो पहली बात जो है कि प्रांतों में जो स्वायत्तता है, ऑटोनोमस है, वो 1935 के अधिनियम से आती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला, केंद्र जो आपके इसमें ड्वेल सिस्टम जो है वो 1935 के अधिनियम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में जो ड्वेल शासन का अंत है वो भी इसके द्वारा आया, आपको ध्यान रखना है। यंग हिल्टन जो आयोग है, जिसको शाही आयोग कहा गया, वो आप सभी जानते हैं सेंट्रल बैंक की स्थापना की बात कही इसने। और 1934 के अधिनियम के बाद में 1 अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो भारत के अंदर होगी। अखिल भारतीय महासंघ की बात इसमें होती है लेकिन स्थापना नहीं हो पाती है, ये आप जानते हैं ना। इसके अलावा फेडरल कोर्ट आपकी स्थापना 1937 के अंदर होती है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर मोरिस गियर जो है वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बर्मा पृथक आपके इसी अधिनियम के बाद में होता है। 1 अप्रैल 1937 को बर्मा जो है वो पृथक हो गया भारत से, आपको ध्यान रखना है। शक्ति का पृथककरण, सेपरेशन ऑफ पावर, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची आपके इसी में आती है। अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होंगी, गवर्नर जनरल में निहित होंगी, आपको ध्यान रखना है। 1937 में जो 11 ब्रिटिश प्रांत में क्या हुए, चुनाव हुए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का, और जिन्ना ने इसको पूरी तरह सड़ा हुआ अस्वीकार्य अधिनियम का। एक बार दोस्तों आइए मेरे साथ में, आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को करके देखिएगा, अब हलवा सवाल लगेगा आपको ना। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई है ना। देखो पहला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, प्रांतीय स्वायत्तता। अरे यस या नो दोस्तों आपके, क्या ये ठीक बात है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो ठीक बात है या नहीं है, तो ठीक बात है ना, एकदम ठीक बात है कि प्रांतों में ऑटोनोमस होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी, है ना। केंद्र में ड्वेल सिस्टम की स्थापना, ठीक बात है। अब देखो कंफ्यूजन कहां पर होता है,
पेपर में सवाल पूछता है कि भाई प्रांत में ड्वेल सिस्टम कब चालू हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1919 के अधिनियम से, है ना। और केंद्र में कब स्टार्ट हुआ, केंद्र में 1935 के अधिनियम से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यों में ड्वेल सिस्टम की स्थापना, दोस्तों गड़बड़ हो गई है ना, मैंने कहा था ना कि आपकी जो प्रोविंस हैं उनमें जो ड्वेल सिस्टम है इसकी स्थापना तो 1919 के अधिनियम से होती है, समाप्ति किससे होती है, समाप्ति आपके 1935 के अधिनियम से होती है, तो समाप्ति होती है ना। बर्मा को भारत से अलग कर देना, ठीक है, ठीक बात है, मैंने अभी आपसे कहा कि बर्मा को भारत से अलग जो है किया गया। सवाल पूछ रहा है कि भाई कौन सा सही है, ठीक है, तो आपके तीन, दोस्तों तीन नहीं आएगा ना, तीन नहीं आएगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये आपको ठीक आंसर है। हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन में इन चारों में कोई नया स्टेटमेंट और देते हैं ना, हो सकता है ना, लेकिन अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है तो यकीन मानना कोई नया स्टेटमेंट आएगा तो भी ठीक हो जाएगा। हाँ ये तय है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये वाले जो क्वेश्चन है वो दोस्तों ऐसे ही आने वाला है। नोट्स कैसे बनाएंगे वो सारी बातें क्लास के लास्ट में करेंगे, तुम कमेंट ही ऑफ कर दो, ऐसा करो, है ना, ठीक है। चलो मत करो, कोई बात नहीं, आज लास्ट क्लास है यूट्यूब पर, तो सारी बातें लास्ट में। देखो पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो, जबरदस्ती का क्वेश्चन मत बनाओ कि नोट्स कैसे बनाए, कूपन कोड लागू नहीं हो रहा है, भाड़ में जाने दो। जिनका कोर्स नहीं लिया गया छोड़ दो, मत लो कोर्स, है ना, जिन्होंने ले लिया है वो आराम से पढ़ लो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, केंद्र में ड्वेल शासन की स्थापना। अरे अब तो बता दोगे कि केंद्र में जो ड्वेल सिस्टम है इसकी शुरुआत कब होती है, अब तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके द्वारा केंद्र में आपके ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत होती है ना। चलिएगा पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद करो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल जो है 1833 के चार्टर जो अधिनियम है इसके द्वारा बनाया गया था, अगर आपको शायद याद हो। और विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया ना। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। अरे भाई याद करो गवर्नर जनरल जो है इसका नाम चेंज करके वायसराय किया था 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और जो आपको याद होगा किसने किया था, आपके कैनिंग साहब को पहला वायसराय बनाया गया। भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र होंगे, ठीक है। ये दोस्तों बात किस में आती है, ये बात आती है 1947 का भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम है इसके अंदर आती है, ठीक है। जो आपका जो फ्रीडम जो हमारा अधिनियम था इसके अंदर आता है कि भारत और पाकिस्तान जो है ये दो आपके संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, ये बात यहां पर आती है, ठीक है। एक बात दोस्तों मैच कर दीजिए आपके, देखो एक का दोस्तों एक का आने वाला है क्या, आपके एक का दोस्तों आने वाला 4, ठीक है। तो एक का आने वाला है, एक का आने वाला 4, एक का 4 किस में, तो एक का 4 केवल एक में ही है ना, ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। ए का आएगा 4, और सो बी का आएगा आपके, बी का आने वाला है 3, ठीक है। और सी का दोस्तों सी का आने वाला है आपके 2, और डी का आने वाला है 1, तो 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, अब ये तो आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ पाए कि भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र होंगे। चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो अगला अधिनियम है वह कौन सा आपके, तो वह है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा है, इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जो है ये हमारा दोस्तों अगला अधिनियम जो है वो आपके सामने, ठीक है। तो 1947 जो इंडियन जो आपके इंडिपेंडेंट एक्ट है उसकी बात करते हैं। पहली बात दोस्तों आपके यह जो एक्ट है आपके वो कब आता है, 18 जुलाई, जिस दिन मेरा बर्थडे है उस तारीख को आता है 1947, ठीक है। तो 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम आता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कब से दोस्तों लागू होगा, तो इसमें यह कहा गया था, इसमें यह कहा गया कि भाई भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु अलग राष्ट्र होंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होंगे, ठीक है। संप्रभु का मतलब है अपने डिसीजन खुद लेने वाले, है ना। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्वयं डिसीजन लेंगे, ठीक है। स्वयं जो है वो अपने डिसीजन लेंगे, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, हमारी तरफ से आपके सॉवरेनिटी प्रदान करते हैं, हम इनको संप्रभु राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान, मान लो ये पूरा क्षेत्र है, इसमें दो राष्ट्र बनाना है, तो बीच में से रेखा बनाना मतलब बाउंड्री बनानी पड़ेगी। इस बाउंड्री के लिए क्या बनाया गया, इस बाउंड्री के लिए रेड क्लिफ आयोग बनाया गया ना। तो इसी अधिनियम में एक आयोग बना जिसका नाम है रेड क्लिफ आयोग। और ये रेड क्लिफ आयोग क्यों बना था, तो लिखिए भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ आयोग जो है ये बनाया गया। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा होगी कि भारत की बाउंड्री कहाँ तक है और पाकिस्तान के कहाँ तक है, इसके लिए जो सीमा होगी आपकी वो रेड क्लिफ आयोग जो है इसके द्वारा की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा जो वायसराय का जो नाम था वो नाम चेंज कर दिया। कल का याद है, कल मैंने कहा था, पूरी लिस्ट बनवाई थी, वायसराय का नाम वापस से गवर्नर जनरल जो है ये कर दिया गया। और कौन बनाए गए आपके, तो इस समय बनाए गए कौन, माउंटबेटन। कौन, माउंटबेटन। तो सवाल पूछूं आपसे, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये माउंटबेटन थे। कल मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, आज इस अधिनियम के अंदर जो है ये लाइन दोबारा आ गई। ठीक है, तो वायसराय का नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल जो है वायसराय का दोस्तों नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी अधिनियम में कहा गया कि जो देशी रियासत होंगे उनके पास 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी अधिनियम में कहा गया कि जो देशी रियासत होंगे इनके पास कितने ऑप्शन होंगे, इनके पास 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, इनके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो ये 3 विकल्प होंगे, या तो ये भारत में मिल जाए, अच्छी बात है, चाहे तो ये पाकिस्तान में मिल जाए, अच्छी बात है, और चाहे तो ये इंडिपेंडेंट रहें, किसी में ना मिले। ठीक है, 3 विकल्प इनके पास होने वाले हैं, चाहे तो ये भारत के अंदर मिल जाए, चाहे ये पाकिस्तान में मिल जाए, और चाहे ये इंडिपेंडेंट रहे, ये इनके ऊपर है। ये यहाँ पर कहा गया देशी रियासतों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन जो है इसका अंत हो गया। सवाल पूछे कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो अंत है वो किस अधिनियम के द्वारा होता है, लिखना आपके, तो वो आपके इस अधिनियम के द्वारा होता है। और इसमें तारीख तय होती है कौन सी, आपके तारीख दोस्तों तय होती है आपके 15 अगस्त 1947 जो है ये तारीख तय होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये अधिनियम बहुत कम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि हम 1935 तक समाप्त कर देते हैं ना। तो देखो पहला पॉइंट आपके सामने कि 18 जुलाई 1947 ध्यान रखना है। ठीक है, भारत और पाक 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होंगे, ये बात आपकी यहाँ पर कहेगी। इनके मध्य जो सीमा होगी उसको डिसाइड करने के लिए रेड क्लिफ आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, वायसराय की पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया और माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला बनाया गया, ध्यान रखना। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और तारीख होगी 15 अगस्त 1947 जो है वो दोस्तों तारीख होने वाली है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछे दोस्तों, जब भारत दोस्तों आजाद होगा आपके, अब भारत दोस्तों आजाद होने वाला आपके, तो सवाल पूछे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो माउंटबेटन। कौन थे, माउंटबेटन, आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो है ये वाली लाइन आपको स्पष्ट होगी ऑप्शन नंबर डी वाली, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर। देखो आप चेक करना, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूं ना यहाँ पर सारे के सारे दोस्तों आपके सिस्टमैटिक ढंग से दे रहा हूं ना। ये 1935 का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला देखो ये 1919 वाला क्वेश्चन था, इससे पहले देखो ये 1909 वाला क्वेश्चन था, ये वाला देखो आपके, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक ढंग से मिल रहे हैं ना। 1909, 1919, 1935। अब यहाँ पर मैंने आपको 1947 वाला अधिनियम जो है वो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको समझा दिया ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का हिस्सा नहीं है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में सवाल आ गया तो बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे सवाल को ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। देखो पहला पॉइंट देखना, इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक बात है, मैंने आपसे अभी कहा ना 18 जुलाई 1947। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे, ठीक बात है, मैंने आपसे अभी कहा। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। दिया गया था रसगुल्ला, नहीं दिया गया, गलत दोस्तों ना, दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी गलत है, दिया गया है। मैंने आपसे कहा ना 3 विकल्प होंगे, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर आपके
इंडिपेंडेंट आप रह सकते हो। दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल का पद बना रहा जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता है ना, तो जो गवर्नर जनरल है वो पद आपके वापस आ गया। ठीक बात एकदम, वायसराय के स्थान पे ये वाली पोस्ट वापस आ गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, ये चार दोस्तों ऑप्शन जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं ना। देखिए बात दोस्तों करते हैं किसकी, आपके बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है देखिए हुआ क्या था कि 1939 से 1945 जो है ये दोस्तों पूरे विश्व के अंदर क्या चल रहा है, विश्व के अंदर चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे विश्व में चल रहा है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंग्लैंड था इसकी हालत दोस्तों खराब हो गई थी। एक बार बीच में इंग्लैंड ने भारत से कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए ना इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। भारत ने कहा नहीं, पहले आप हमारे यहाँ पर संविधान सभा जो है उसका निर्माण कीजिए। तो दोस्तों इन्होंने आपके हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए 1945 में एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था इसका, नाम क्रिप्स मिशन था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इस मिशन के हेड थे। ये मिशन दोस्तों भारत में आता है। ये कहता है कि भारत तुम हमारी सहायता कर दो, हम युद्ध समाप्त होने के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद तुम्हारे यहाँ पर संविधान सभा जो है उसका निर्माण करेंगे। कब करेंगे, युद्ध समाप्त होने के बाद। ठीक है, युद्ध समाप्त होने के बाद जो है, होने के बाद हम तुम्हारे यहाँ पर जो है भारत के अंदर संविधान सभा जो है इसका निर्माण करेंगे। ये कहने वाला कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा, भारत ने कहा कि नहीं भाई नहीं चाहिए ये वाली बात जो है युद्ध समाप्त होने के बाद। किसने देखा है, अभी करना है दोस्तों अभी कर दीजिए ना, अभी करना है तो अभी कर दीजिए, बाद का छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमने इनकी बात नहीं मानी दोस्तों ना। अभी इनके बारे में आपको जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत सारी बातें और पढ़ाऊंगा इनके बारे में कि महात्मा गांधी जी इनसे क्या कहा था इनके बारे में। तो महात्मा गांधी ने इस मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, है ना। महात्मा गांधी ने कहा था इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जिसमें डेट आपके बहुत लंबे दूरी की लिखी हुई है आपके। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है ये कहा था किसने, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, छोड़िए इस बात को यहाँ पर। ये दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात को हमने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया और उसके बाद में इंग्लैंड जो है, यूके जो है, इसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। बहुत सारा पैसा जो है इस वॉर में लग चुका था। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है यहाँ पर चुनाव हुए। ठीक है, यहाँ पर चुनाव हुए और यहाँ पर एक पार्टी सामने आती है, इसका नाम है लेबर पार्टी। क्या नाम है, लेबर पार्टी इसका नाम है। और लेबर पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो भारत जो है, भारत के अंदर संविधान सभा जो है इसका निर्माण करेंगे ना। तो लेबर पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसके अंदर घोषणा आती है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो भारत के अंदर संविधान सभा जो है इसको हम क्या कर देंगे, आपके बना देंगे। ठीक है, और ये चुनाव जीत गए दोस्तों ना, ये चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, चुनाव जीतने के बाद में ये चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने, तो यहाँ प्रधानमंत्री जो है एटली बने। कौन बने, केटली नहीं, एटली जो है वो यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इन्होंने वादा किया था कि भारत में क्या बनाएंगे, भारत में संविधान सभा बनाएंगे। दोस्तों अपने वादा का पूरा करने के लिए एटली साहब ने एक कैबिनेट मिशन बना करके भारत भेजा। ठीक है, एटली साहब ने कैबिनेट मिशन बना करके भारत भेजा। और यह बात कब की, यह बात आपके 1946 है ना। तो मार्च 1946 के अंदर एटली साहब ने कैबिनेट मिशन बना करके भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा जो उसको बनाया जाए 24 मार्च 1946। ठीक है, तारीख कौन सी तारीख लें, आपके तारीख भी लिख दीजिए 24 मार्च 1946 की तारीख जो है ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य था संविधान सभा जो है इसका निर्माण किया जाए, ये इसका उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, अब दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 लोग भारत आए थे ना। और 3 लोग कौन से आपके, तो आप PAS के नाम से ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना जैसे मैंने बोला है ना, PAS कुल मिलाकर के
3 लोग आपके कैबिनेट मिशन में भारत आते हैं। P4 आपके, तो P4 पैंथिक लॉरेंस कौन थे? P4 पैंथिक लॉरेंस थे। और आपके इसके बाद पूछूं आपसे A4 लिखना, आपके A4 दोस्तों अलेक्जेंडर लिखना, आपके A4 अलेक्जेंडर हो गए। और S4 कौन थे? S4 आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये S4 आपके स्टोफेड क्रिप्स, वही जो क्रिप्स मिशन के रूप में भारत आया था। तो ये 3 लोग हो गए, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना। और आपको ध्यान रखना है कि जो पैंथिक लॉरेंस है वो इस कैबिनेट समिति के अध्यक्ष बनते हैं ना। जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया, क्योंकि यही भारत सचिव थे। कौन थे? यही जो है वो भारत सचिव थे, इसलिए इन्हें ही आपके इसका अध्यक्ष बनाया गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन भारत आ गया दोस्तों ना। अब इनके सामने पहली चुनौती ये थी कि भाई भारत के अंदर क्या नया आपके राष्ट्र पाकिस्तान होना चाहिए? इन्होंने मना कर दिया। तो लिखिएगा, जो कैबिनेट मिशन आपके, इन्होंने पहली बात क्या बोली कि भारत जो है, इन्होंने 2 राष्ट्र की संकल्पना जो है इससे इनकार कर दिया। 2 राष्ट्र की संकल्पना जो है इसको रिजेक्ट कर दिया ना। इसको रिजेक्ट कर दिया किसने? कैबिनेट मिशन ने। नोट कर लो, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को समाप्त कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। तो अलग पाकिस्तान की जो मांग है, अलग पाकिस्तान की जो मांग है, इसको अस्वीकार किसने कर दिया? कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई भारत में दोस्तों, आपके भारत में 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट होगी, है ना। भारत में 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा जो होगी उसमें 1 सीट होने वाली है ना। 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 सीट होगी। और उस समय जो दोस्तों पॉपुलेशन थी आपके, उस समय जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी आपके? 38.9 करोड़। कितनी थी भारत के अंदर? 38.9 करोड़ पॉपुलेशन थी। इस हिसाब से संविधान सभा के अंदर 389 सीट, कितनी सीट होगी आपके संविधान सभा में? 389 सीट जो है ये बनाएगी। तो कभी सवाल पूछे संविधान सभा में सीट का निर्धारण कैसे होता है, तो हर 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट होगी। 38.9 करोड़ पॉपुलेशन उस समय भारत की थी, इसलिए 389 सीट आपके भारत के अंदर होगी। ये भी दोस्तों यहाँ पर जो है कहा गया कि भाई 389 सीट जो है वो भारत के अंदर होने वाली है। अब इनका सेग्रेशन किया गया कि जो 389 सीट है आपके वो कैसे डिवाइड दोस्तों होने वाली है। पेपर में सवाल यहीं से बनता है, ठीक है। इन्होंने कहा 389 में से 93 सीट जो होंगी वो किसके पास होंगी? जो देसी रियासतें भारत के अंदर हैं इनके पास होंगी, ठीक है। और यहाँ पर इनका नामांकन कैसे होगा? तो यहाँ पर इनका नॉमिनेशन जो है वो उसके राजा करेंगे, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर क्या होने वाला? यहाँ पर मनोनीत होने वाले हैं ये आपके 93 मेंबर। कौन मनोनीत करेगा? तो नॉमिनेशन राजा करेगा, जो हेड राजा वहां का वही नॉमिनेशन करने वाला है। ये आपके यहाँ पर कहा गया। कुल दोस्तों कितनी बच गई आपके? तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर 692 296 सीट जो है वो भारत के अंदर बच गई, ठीक है। इस 296 से 4 सीट जो है वो कहाँ पर डाल दी? वो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है, जैसे आजकल यूटी है ना आपके, ऐसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है यहाँ पर आपके जो है 4 सीट डाल दी। क्योंकि ये 4 थे इसलिए 4 डाल दी। ये 4 कौन कौन से थे? तो पहला था दिल्ली मेरवाड़ा। कौन सा आपके? दिल्ली मेरवाड़ा पहला आपके। सेकंड लिखिए आपके दोस्तों आपके कुर्ग हो गया, एक तो कुर्ग हो गया दिल्ली कुर्ग। एक लिखिए आपके बलूचिस्तान लिखना, एक लिखिए बलूचिस्तान दोस्तों, और एक हो गया अजमेर मेरवाड़ा ना। तो कुल मिला के 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, जहां पर 4 सीट जो हैं वो इनको दे दी गई है ना। तो 4 सीट कौन कौन सी? दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान और अजमेर आपके मेरवाड़ा। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनको 4 सीट चलेगी, ठीक है। और बाकी 292 सीट जो है वो किसके पास आ गई? आपके 292 सीट जो है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि 11 ब्रिटिश प्रांत है ना, अभी लिखवाया था ना 35 के अधिनियम में। तो 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो हैं यहाँ पर आपकी कितनी सीट आती है? यहाँ पर 292 सीट आती है दोस्तों। मुद्दा था कि यहाँ पर चुनाव कैसे होगा, ये 292 सीट जो हैं वो कैसे भरी जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसी को मैं यहाँ पर स्टार लगा के लिख रहा हूँ। लिखिएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, है ना। तो इनका चुनाव कैसे होगा? इनका चुनाव आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है इसके द्वारा होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, है ना। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है
इसके द्वारा चुनाव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है इसके द्वारा चुनाव होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। देखो जब आप सिर्फ शक्ति बैच के अंदर हो तो ये सोच कर आना कि जो महत्वपूर्ण है उस पर जोर देना है, ये नहीं है कि ये नहीं आता इसलिए छोड़ देंगे ना, नहीं छोड़ेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है आपके इसके द्वारा होगा, ये आपको 292 सीट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 292 सीट का देखो यहां पर नॉमिनेशन होगा, क्या होगा, नॉमिनेशन होगा। यहां पर आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है ये आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इलेक्शन हुए, ठीक है, जुलाई के अंदर आपके जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं आपके, और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, इस इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर आपके इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन के रिजल्ट में दोस्तों आपके चुनाव जो हुए थे, आपके चुनाव जो हुए थे, इस चुनाव का परिणाम आया, और इस परिणाम के अंदर जो है, इस परिणाम में 208 सीट कौन जीत कर आया, कांग्रेस। कौन आया, 208 सीट जो है वो कांग्रेस जीत कर आया, कांग्रेस जीत कर आया दोस्तों आपके। इसके अलावा 73 सीट जीत कर कौन आया आपके, तो 73 सीट जो आपके यह जीत कर कौन आया, आपके लिखना, यह आपके मुस्लिम लीग जीत कर आई, ठीक है। तो 73 सीट जो है वह मुस्लिम लीग जीतती है आपके, और बाकी सीट आपके अन्य जो है क्षेत्रीय पार्टी जीतती है ना। अब मुस्लिम लीग के पास केवल 73 सीट आती हैं। अब मुस्लिम लीग को पहला झटका लगता है किस बात का, इस बात का कि जो कैबिनेट मिशन है उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। सेकंड झटका किस बात का रसगुल्ला, वो इस बात का है कि यहाँ पर सीट नहीं आती। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का दोस्तों बहिष्कार कर दिया ना, जो कैबिनेट मिशन है उसका बहिष्कार कर दिया, और इसके खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया ना। जो मुस्लिम लीग है उसने, मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ जो है, मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ जो है वह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है यह घोषित कर दिया है। ये सारा क्रम से आपको ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं करना है कि कहीं पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पढ़ लिया, ऐसा नहीं, सिस्टम से याद करोगे तब दिमाग में फ्लो चार्ट बन पाएगा ना। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया, कैबिनेट मिशन का बहिष्कार कर दिया, चुनावों का बहिष्कार किया, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है, डायरेक्ट एक्शन डे जो है वह घोषित कर दिया। सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि डायरेक्ट एक्शन डे की डेट क्या थी, 16 अगस्त 1946, क्या थी, 16 अगस्त 1946 जो है वो इसकी डेट थी, आपको ध्यान रखना है ना। तो 16 अगस्त 1946 वो इसकी डेट थी, आपको नोट करना है। और इस 389 मेंबर में से लिखना, आपके 389 मेंबर्स में से कितनी महिलाएं थी, आपके 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 389 मेंबर्स में से कुल महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आइए मेरे साथ में, देखो क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, ठीक बात है। आगे देखिए, इसमें 3 मेंबर शामिल थे, ये भी ठीक बात दोस्तों। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, देखो कितनी छोटी सी गलती है रसगुल्ला ना। अब देखो अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा ना टॉपिक को तो आप ये मिस कर दोगे। जब तक इस क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं पढ़ोगे तब तक जो है ये आपका पेपर में ठीक नहीं होने वाला है, कि जो प्रत्यक्ष है वो नहीं, अप्रत्यक्ष, कैसा था, अप्रत्यक्ष। तो ये आपके गलत स्टेटमेंट है, प्रत्यक्ष नहीं है दोस्तों, क्या था, अप्रत्यक्ष। तो मैंने आपसे कहा कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किए जाने का प्रावधान था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित की गई, ठीक बात है। 10 लाख की पॉपुलेशन पर 1 सीट होगी, ये आपके ठीक बात है। सवाल पूछ रहा है गलत कौन सा, गलत जो आपके ऑप्शन नंबर सी गलत है, वरना आपको चारों ही ठीक लगेंगे ना, वरना चारों ठीक लगेंगे। पर अगर ढंग से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, सवाल को समझ के पढ़ोगे तो आप यहाँ पर ये ठीक कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब देखो ये दोस्तों क्वेश्चन मुझे है ना बहुत गजब का लगा, मतलब जिसको हम लोग छोड़ जाते हैं या फिर हम पढ़ते नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब है कि हमारी मांग को मानना पड़ेगा, वरना हम सड़कों के ऊपर उतर जाएंगे। हम जो है आपके डायरेक्ट एक्शन करने वाले, वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 4 नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मालती चौधरी, बेगम आजाद रसूल, हंसा मेहता, एनी मस्करनी, और 4 आपके जहां से ये लोग आए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे संविधान सभा में, उन चारों का दोस्तों नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उन चारों का नाम भी यहाँ पर है और 4 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे कूट दिया हुआ है आपके ABCD 4 कूट है। देखो मैंने आपसे अभी कहा कि संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 मेंबर थे ना, उसमें से 15 क्या थी आपके, उसमें से 15 आपकी महिलाएं थी जो अलग अलग प्रांत से थी ना। जो 11 प्रांत थे आपके, उन अलग अलग 11 प्रांत से 15 महिलाएं जो है शामिल थी।
कुछ महिलाएं एक ही प्रांत से थी, इसलिए 11 प्रांत से 15 महिला आपके संविधान सभा के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। पहले वो 15 दोस्तों महिलाएं कौन कौन सी, आप पहले वो देख लीजिए मेरे साथ में, ठीक है। 15 महिलाएं कौन कौन सी, पहले आपके सामने यह लिस्ट आपके सामने, जिस पर मैं स्टार लगाऊं उसको आपको याद रखना है, बाकी देखते चलना है ना। देखो मालती चौधरी कहाँ दोस्तों, आपके उड़ीसा ना, अब नाम इसका उड़ीसा हुआ है, उड़ीसा हुआ है, पहले नाम इसका उड़ीसा था ना, तो ओडिशा या फिर उड़ीसा एक ही बात है। मालती चौधरी यहां से थी, है ना। इसके बाद में बेगम अजाज रसूल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कहां से थी, आपके संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान यूपी है ना उसे संयुक्त प्रांत बोलते हैं, ठीक। जो वर्तमान यूपी है उसे बोलते संयुक्त प्रांत कहते हैं। और ये एकमात्र मुस्लिम महिला है ना, एकमात्र मुस्लिम महिला है जो शामिल होती है, ठीक है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला जो शामिल होती है संविधान सभा के अंदर वो है बेगम अजाज रसूल, है ना। इसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर, ये नाम आप आगे भी पढ़ोगे, जब भारत में आज़ाद भारत हो जाएगा, आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट बनेगी, उस कैबिनेट के अंदर भी ये महिला शामिल होगी, राजकुमारी अमृत कौर, है ना। और आपके यूपी से थी आपके, और लिख लीजिए ये आपके आज़ाद भारत की पहली महिला मंत्री, आज़ाद भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनती है, पहली महिला कैबिनेट जो मंत्री हैं वो कौन थी आपके, वो थी आपके राजकुमारी अमृत कौर, और हेल्थ डिपार्टमेंट इनके पास आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एनी मस्करनी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, त्रावणकोर। अब देखो त्रावणकोर दोस्तों कोई प्रांत नहीं था, त्रावणकोर जो है कोई प्रांत नहीं है, त्रावणकोर एक देसी रियासत है, और जो देसी रियासत थी उनमें से एकमात्र ये शामिल होती है ना। तो लिखिएगा देसी रियासत से शामिल होने वाली एकमात्र महिला, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे एग्जाम में, देसी रियासत जो आपके इससे शामिल होने वाली एकमात्र महिला, शामिल होने वाली एकमात्र महिला जो है, शामिल होने वाली एकमात्र जो महिला है उनका नाम क्या है, इनका नाम है, नोट कीजिएगा, एनी मस्करनी, है ना। और त्रावणकोर रियासत आपको वर्तमान का जो केरल आपके वही त्रावणकोर है ना। चलिएगा विजय लक्ष्मी पंडित, आप सभी जानते हो, परिचित हो आप इनसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आपकी सिस्टर थी ये। और लिखना यूएन जो महासभा है, इस यूएन महासभा की पहली महिला जो आपके अध्यक्ष है वो यही थी, है ना। यूएन महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो भी कौन थी आपके, यह भी विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कहाँ से, ये संयुक्त प्रांत से थी, यूपी जिन्हें बोलते हैं, यहाँ से थी, आपको ध्यान रखिए ना। हंसा मेहता कहाँ से थी आपके, मुंबई से, तो सुना हंसा मेहता जो है आपके ये मुंबई से, ध्यान रखना, ठीक है। कमला चौधरी आपके यूपी आपके संयुक्त प्रांत से थी। सुचेता कृपलानी, अब इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो इनका नाम और एक इनका नाम, नायडू जी। हमें लगता है कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती हैं, वो आपके कृपलानी जी बनती है ना। और यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन बनती है आपके, तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल जो है यह बनती है कौन आपकी, यह बनती है सरोजिनी नायडू। लेकिन ध्यान रखना जब संविधान सभा की दोस्तों बात आती है तो वहाँ संविधान सभा के अंदर नायडू जी बिहार से थी, कहाँ से, बिहार से। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा सरोजिनी नायडू संविधान सभा में कहाँ से थी, तो अधिकांश लोग यूपी करके आएंगे, यूपी से नहीं थी, कहाँ से थी, बिहार से थी, आपको ध्यान रखना है। माना कि बाद में यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनती है ना, और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है आपके, वो बनती है कृपलानी जी, ये आपको ध्यान रखना है ना। पूर्णिमा बनर्जी दोस्तों पूछूं आपसे, बनर्जी दोस्तों पूछूं आपसे, ये कहां से थी आपके, ये आपके देखिए। तो कुल मिला के नाम कितने हो गए, बेगम अजाद रसूल महत्वपूर्ण नाम है, राजकुमारी अमृत कौर महत्वपूर्ण है, एनी मस्करनी महत्वपूर्ण है, सरोजिनी नायडू आपके महत्वपूर्ण है। देखो सरोजिनी नायडू के बारे में एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, वह कौन सा है, वो लिखिए आप जो है, सरोजिनी नायडू जो है, अगर सवाल पूछूं आपसे, लिखना आपके द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी है ना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है ये किसकी है, वो इन्हीं की है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग आपके, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती है, कांग्रेस की पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष हैं वह कौन बनती हैं, सरोजिनी नायडू बनती है। और 1925 का कौन सा अधिवेशन आपके, 25 का दोस्तों कानपुर अधिवेशन जो है इसके अंदर आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे 1924 में तो महात्मा गांधी जी थे, है ना। 1925 आपको नोट करना है आपके, 1925 दोस्तों ना, 1924 नहीं 1925 के अंदर, सॉरी है ना,
1925 के अंदर आपके जो अधिवेशन होता है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो 1925 का जो अधिवेशन था आपके कानपुर अधिवेशन, यहाँ पर जो है सरोजनी नायडू जो आपके अध्यक्ष बनती है और ये आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके दुर्गाबाई जी मद्रास से हो गई। दाक्षायणी दोस्तों आपके बेलायुधून, देखो अब ये नाम पेपर में आएगा, हमें लगेगा कि ये मेंबर थी नहीं, पर ध्यान रखना है मेंबर थी मद्रास प्रांत से, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, ये भी मद्रास प्रांत से है ना। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से और लीला राय कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। ये कुल आपके 15 महिलाएं थी, पर इसमें आपको एक तो बेगम आजाद रसूल, एक राजकुमारी अमृत कौर, एक एनी मस्करेनी, विजय लक्ष्मी पंडित, एक आपके सरोजनी नायडू, ये 5 नाम तो आपको निश्चित तौर पे ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। कुल 15 आपके महिलाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मालती चौधरी पूछूं आपसे कहां से थी, उड़ीसा से, है ना। तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये आपके 2 हो गया। बेगम आजाद रसूल पूछूं आपसे कहां से, त्रावणकोर से, ये आपके 3 हो गया यहाँ पर। हंसा मेहता पूछूं कहां से, मुंबई से, ये आपके 4 हो गया यहाँ पर। एनी मस्करनी पूछूं कहां दोस्तों आपके, एनी मस्करनी सॉरी बेगम आजाद रसूल कहां से थी आपके, ये यूपी से थी, है ना, यूपी से थी आपके, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एनी मस्करनी त्रावणकोर से थी आपके, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 2 1 4 3 दोस्तों करेक्ट आंसर है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के हिसाब से बन सकता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के प्रारूप समिति के मेंबर्स डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका मेंबर बनाया गया। मैंने एडवांस लेवल का सवाल ले रहा हूं हर जगह ना, कि देखो अब इसको छोड़ना चाहूँ छोड़ सकता हूँ इस सवाल को, 15 महिलाएं कौन पढ़ा है, पर पेपर में जिस दिन पूछ लेगा ना उस दिन भाई साहब आपका नंबर औरों से बेहतर आने वाला है। ऐसी ये सवाल है कि डीपी खेतान के स्थान पे कौन आए थे किसके अंदर, ये आपके संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, प्रारूप समिति के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है आपके, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को सवाल पूछूं आपसे, यह ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसका जो फॉर्मेशन है, जो गठन है आपके, पहली बात तो क्यों हुआ, संविधान को बनाने के लिए। भाई संविधान सभा बन चुकी है, अब ये भी तो है कि ड्राफ्ट होना चाहिए कि भाई ये किस किस पर बात होनी है, कैसे संविधान बनेगा, कहाँ मौलिक अधिकार है, कहाँ डीपीएसपी है, ड्राफ्ट बनेगा आपके पहले। तो ड्राफ्ट आपके जो है वो इस कमेटी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और एक कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को इसका फॉर्मेशन होता है। सवाल पूछे कि भाई इसमें कुल मेंबर कितने हैं। अब कई बच्चे बड़े कंफ्यूजन है आपके कि कुल मेंबर कितने हैं। देखो कुल मेंबर यहाँ पर 7 हैं, 1 + 6 है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष को लगाकर 7 मेंबर है। कई लोग सोचते हैं 7 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष है, कुल 8 हो गए, नहीं, अध्यक्ष समेत 7 है दोस्तों ना। जब भी सवाल पूछे ना आपसे, जैसे मान लो सवाल पूछे कि भाई वित्त आपके चुनाव आयोग में कुल मेंबर कितने हैं, सवाल पूछे कि जो भारत का चुनाव आयोग है उसमें कुल मेंबर कितने हैं, तो कुल मेंबर में आपके 3 आएंगे, कितने, 3, 1 + 2 है ना, एक अध्यक्ष 2 अन्य मेंबर, ठीक है। तो जो अध्यक्ष होता है वो मेंबर के अंदर ही आता है ना। तो कुल मिला के 1 + 6 दोस्तों सिस्टम यहाँ पे था ना। अब 1 + 6 में आपके अध्यक्ष पूछू कौन था, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि संविधान को ड्राफ्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो खुद दोस्तों अंबेडकर साहब ने कहा कि माना कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक बेहतरीन आपके ड्राफ्ट तैयार करा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो आपके VN राव साहब का है। हम आगे पढ़ेंगे, मैंने पूरा सवाल लिया इनके ऊपर। आपके जो वेनेगल आपके नरसिंह साहब है, खुद किसने कहा है, अंबेडकर साहब ने कहा था कि इस संविधान को ड्राफ्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका VN राव। एक बार पेपर में सवाल पूछा गया कि VN राव ने भारत के अलावा किसका और ड्राफ्ट तैयार किया संविधान का ना, तो म्यांमार का भी संविधान का ड्राफ्ट जो है वो इनके द्वारा ही तैयार किया गया। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अंबेडकर साहब दोस्तों इसके अध्यक्ष हो गए। अच्छा और कौन कौन थे मेंबर आपके, एक बार आप मेरे साथ देखिए दोस्तों, ये आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है। दोस्तों ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है, एक बार देखिए मेरे साथ में। अध्यक्ष कौन है आपके, तो अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा मेंबर कौन आपके, N गोपाल स्वामी अयंगर एक मेंबर, ठीक है। एक माधव राव थे आपके,
इन माधव राव के स्थान पे बीएल मित्र जो है इनको बनाया गया, क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इनके स्थान पर बीएल मित्र जो है वो दोस्तों आते हैं। इसके बाद कौन आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो इसके बाद, ठीक है। तो कृष्ण स्वामी जो अय्यर है वो इसके बाद आते हैं। इसके अलावा कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी, किन्हें क्या बोलते हैं, के एम मुंशी बोलते हैं। सवाल पूछे कि कांग्रेस की ओर से इन सातों में कौन शामिल थे, तो के एम मुंशी साहब कांग्रेस की ओर से शामिल थे ना। इसके बाद में मोहम्मद सादुल्ला शामिल थे और एक आपके दोस्तों डीपी खेतान थे। इन डीपी खेतान के स्थान पे कौन है आपके, इनके स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी आ गया ना। तो डीपी खेतान के स्थान पे कौन आए, टीटी कृष्णमाचारी इनके स्थान पर आ गए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनका हो गया निधन है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद में टीटी कृष्णमाचारी जो है इनको आपके मेंबर बनाया गया। तो सवाल आपसे पूछे भाई कौन से दो चेंज हुए दोस्तों, एक तो आपके बीएल मित्र चेंज हो गए, इनके स्थान पे कौन है, इनके स्थान पे एन माधव राग आ गए। एक आपके डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी आ गए, दो चेंज हुए। तो बीएल मित्र के स्थान पे एन माधव राव और आपके डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी। निधन किसका हुआ, इनका निधन हुआ और इन्होंने आपके रिजाइन कर दिया। अब ये ऐसे दोस्तों याद थोड़ी होंगे, बताओ ऐसे याद थोड़ी होंगे। एक आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उससे ये सातों की सातों नाम आपको याद हो जाएंगे आज के बाद, ठीक है। दोस्तों लाइन क्या है दोस्तों आपके, हुआ दोस्तों एक बार ऐसे हुआ था, एक कहानी सुना रहा हूं दोस्तों ना, एक कहानी आपको सुना रहा हूं। ये कहानी किसकी, एक कहानी आपके लैला मजनू की नहीं है, ये कहानी अंबेडकर जी और उनके दोस्त की है दोस्तों ना। देखिएगा दोस्तों अंबेडकर जी, दोस्तों आपके अंबेडकर जी जो है लिखना, अंबेडकर जी आएंगे, ठीक है, लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, अंबेडकर जी आएंगे। अंबेडकर जी किसके साथ आएंगे, आपके अपने दोस्त दोस्तों माधव के साथ है ना, अपने दोस्त जो माधव है, जो उनका मित्र है, इनके साथ आएंगे, ठीक है। माधव का प्यार से नाम क्या है, माधव का प्यार से नाम है कृष्ण। क्या नाम है, माधव का जो प्यार से नाम वो क्या है आपके, कृष्ण जो है वो माधव का प्यार से नाम है। अब अंबेडकर जी आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों आपके, तो अंबेडकर जी जब आएंगे तो माधव के साथ में आएंगे ना, किसके साथ में आएंगे, माधव के साथ में आएंगे, ठीक है। तो माधव के साथ में आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करेंगे, तो खेत में गाय चराएंगे, लिखना खेत में गाय चराएंगे। तो खेत में गाय चराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो खेत में गाय चराने के लिए आएंगे ना। तो देखिएगा अंबेडकर जी आएंगे, किसके साथ आएंगे, माधव के साथ आएंगे जो उनका मित्र है, और माधव जो है कृष्ण है आपके, उनके साथ में आएंगे और क्या करेंगे, खेत में गाय चराने के लिए आएंगे। तो अंबेडकर जी आएंगे माधव मित्र के साथ में खेत में गाय चराने के लिए। अब देखिए दोस्तों पहला नाम क्या है, पहला नाम आपके सामने अंबेडकर जी, तो कौन है आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला दोस्तों नाम क्या आपके, आएंगे, तो आएंगे से कौन हो गया आपके, अयंगर, कौन हो गया, अयंगर जो है वो हो गया, ठीक है दोस्तों माधव। अब देखो इस ट्रिक की सबसे खास विशेषता क्या है कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि इस ट्रिक में कौन किसके स्थान पर दोस्तों है। देखो बीएल मित्र के स्थान पे माधव, अगर आपको ये देखो ये 7 नाम तो आप कहीं पे भी याद कर सकते हो रसगुल्ला, कोई बड़ी बात थोड़ी है, 7 नाम दोस्तों कहीं पर भी याद कर सकते हो आपके। लेकिन मुझे ये बताओ कि मित्र के स्थान पे माधव आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मित्र के स्थान पे कौन आया आपके, वो तो सब माधव आया है ना। तो देखिएगा जो मित्र हैं, जो बीएल मित्र है, इनके स्थान पे कौन आ गया, माधव राव आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं को बोलते हैं कृष्ण, क्या बोलते हैं, कृष्ण ना। तो कृष्णा स्वामी अयंगर आ गए, ठीक है। के मतलब के एम मुंशी, कौन आ गए, के एम मुंशी। साथ का मतलब हो गया आपके सादुल्ला साहब, कौन है, सादुल्ला साहब, ठीक है। और खेत में गाय चराने, खेत का मतलब डीपी खेतान, कौन, डीपी खेतान। चराने का तो मतलब आपके कृष्णामचारी। अब देखो आप जब आप इसको साथ में याद करोगे तो पेपर में सवाल कुछ भी आ जाए, पेपर में ये सवाल पूछे कि भाई कौन मेंबर नहीं था, ये हर कोई कर देगा। पेपर में सवाल पूछे कि बीएल मित्र के स्थान पर कौन आया, तो यहाँ पे सवाल फंसेगा। तो मैंने आपको ट्रिक उसी हिसाब से बनाई है कि जिससे सवाल घुमा के कुछ भी पूछ ले आप कर जाओगे ना। तो अंबेडकर जी आएंगे माधव मित्र कृष्ण के साथ में खेत में गाय चराने के लिए, ठीक है। तो खेत में, अब कोई बात नहीं, थोड़ी फनी ट्रिक है पर कोई बात नहीं, खेत में गाय चराना मतलब आपके चराने का मतलब हो गया कृष्णामचारी और खेत का मतलब हो गया डीपी खेतान, आपको ध्यान रखना है। अब आने तो सवाल दोस्तों, सवाल क्या पूछा, सवाल पूछ रहा है डीपी खेतान के स्थान पे। अब मान लेते हैं आपको ट्रिक याद भी नहीं है, भाड़ में जाए, पर आपके दिमाग में खेत में गाय चराना तो आएगा ही आएगा, खेत में गाय चराना, ठीक है। तो खेत में गाय चराना, तो खेत में गाय चराना, तो टीटी कृष्णामचारी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है।
ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए। 4 समिति यहाँ पे लिखी हुई है, उन 4 समिति के हेड दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। तो एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई संविधान की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कमेटी बनी थी आपके ना। अब पहले हम कमेटियों के नाम एक बार लिख लेते हैं दोस्तों ना। देखो सबसे हेड कौन भारत में उस समय, अरे प्रधानमंत्री कौन भारत के, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन भारत के, जवाहरलाल नेहरू। तो पावर किसके हाथ में होगी, पावर जो है आपके, शक्ति जो है वो इनके दोस्तों हाथ में होगी। और संविधान भी किसके हाथ में होगा, संविधान भी इन्हीं के हाथ में होगा, ठीक है। अरे हेड कौन भारत के, तो हेड भारत के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और मैंने कहा पावर किसके हाथ में होगी, इनके हाथ में होगी। संविधान भी किसके हाथ में होगा, अरे भाई हेड दोस्तों यही ना, तो संविधान भी दोस्तों इन्हीं के हाथ में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे, इसके बाद पूछो दोस्तों पावर किसके हाथ में, इनके हाथ में दोस्तों ना। और संविधान भी किसके हाथ में, संविधान भी इनके हाथ में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है आपके, वो आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ना। अच्छा प्रांत की बात कौन करता है, प्रांत या फिर प्रांत जो है इनकी बात कौन करता है, प्रोविंस की बात ये करते हैं ना, प्रांत की बात ये करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों की बात इन्होंने की है। तो मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक हैं इनकी बात करने वाला कौन, तो मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक हैं इनकी बात करने वाला कौन आपके, इनकी भी बात करने वाले कौन आपके, अंबेडकर साहब। और प्रांतों की बात करने वाला भी कौन दोस्तों, अंबेडकर साहब, ठीक है। अच्छा भारत का दोस्तों जो संविधान सभा है उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो प्रक्रिया कैसी होगी, प्रक्रिया कैसी होगी, संचालन किस प्रकार होगा, ये कौन तय करेगा, अध्यक्ष तय करेगा ना। प्रक्रिया कैसी होगी और जो संचालन है ये किस प्रकार होगा, तय कौन करने वाला, तय करने वाला आपके प्रसाद जी होंगे, क्योंकि यही तो अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो प्रक्रिया कैसी होगी और संचालन किस प्रकार होगा, तय करने वाला कौन आपके, प्रसाद जी तय करने वाले होंगे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों सवाल पूछे कि भाई संघीय शक्ति समिति जो है इसके हेड कौन थे, तो संघीय शक्ति समिति के जो हेड थे आपके वो कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघीय संविधान समिति के हेड कौन थे, संघीय संविधान समिति जो है इसके भी हेड कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति जो है इसके भी हेड कौन थे आपके, इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मौलिक अधिकार और जो माइनॉरिटी है इस पूरी समिति के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब दोस्तों इनके पास में बहुत सारा काम था, इन्होंने कहा कि इस समिति को 2 भाग में तोड़ दो, ठीक है। इस समिति को 2 भाग में तोड़ दो, एक आपके कौन सी, एक आपके मौलिक अधिकार की समिति बना दो, एक मौलिक अधिकार की उप समिति बना दो, और एक आपके जो माइनॉरिटी है इनकी जो उप समिति है वो बना दो, ठीक है। जो माइनॉरिटी है इनकी जो उप समिति वो बना दो दोस्तों ना। अब कुछ दिनों पहले घटना दोस्तों होती है, उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार थे आपके, हमारे शिक्षक हमारे स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर आ गए थे और वो अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों को जेब में रख लिया गया ना। हमारे मौलिक अधिकार जो है उनको जेब में रख लिया गया और मौलिक अधिकारों का दोस्तों उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है इनको रखा गया जेब में ना, जो मौलिक अधिकार है इन्हें जेब में रख लिया। तो सवाल पूछे कि मौलिक अधिकार जो उप समिति है इसका हेड कौन है, जेबी कृपलानी। कौन है, जेबी कृपलानी जो है वो इसके हेड है। अरे फंसता है मामला यहाँ पर, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। जो मौलिक अधिकार समिति है इसके हेड कौन है, जेबी कृपलानी दोस्तों इसके हेड हो गया ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, जो माइनॉरिटी कमेटी है इसके हेड कौन है, एससी मुखर्जी जो है वो इनके हेड है, ठीक है। तो जो उप समिति बनी थी आपके वो 2 हैं, एक तो मौलिक अधिकार, एक माइनॉरिटी। जो मौलिक अधिकार है उसके हेड जेबी कृपलानी और जो माइनॉरिटी वाली उसके हेड कौन थे, एससी मुखर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रक्रिया समिति पूछूं आपसे, संचालन समिति पूछूं आपसे, इसके हेड कौन है, तो प्रक्रिया नियम समिति के हेड कौन है, वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी है ना। और संचालन समिति के हेड कौन है, वो हमारे ही है। अब हम लोग दोस्तों इनको रट्टा मारते हैं, क्यों रट्टा मारना है, देखो कितना स्पष्ट है। जवाहरलाल नेहरू शक्ति संविधान इनके पास में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत और आपके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, ठीक है। मैंने आपसे कहा इसमें 2 उप समिति बनती है, एक फंडामेंटल राइट की, एक माइनॉरिटी की। जो फंडामेंटल राइट है उसमें जेबी कृपलानी और माइनॉरिटी वाले में एससी मुखर्जी। फिर मैंने कहा प्रक्रिया कौन बनाएगा, जो अध्यक्ष होगा। संचालन कौन करेगा, जो अध्यक्ष होगा। तो लिखिएगा प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, आपको ध्यान रखना है। अब सवाल की ओर दोस्तों आइएगा, सवाल क्या बोल रहा है देखिएगा। संचालन समिति, संचालन कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक बात है। प्रांत के बारे में कौन सोचेगा, पटेल जी सोचेंगे आपके। तो सब प्रारूप बनाने वाला कौन था,
ये आपके कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, पहले पढ़ाया था ना आपको, ये थे प्रारूप बनाने वाले, ठीक है। और सो आपके कमेटी फॉर स्टेट्स, आपके इसके स्थान पे आप है ना, इससे बढ़िया जो है इसके स्थान पे लिखो संघीय संविधान समिति, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसके स्थान पर संघीय संविधान समिति जो है, ये ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू, है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों और आता है आपके, आप में से कौन उसका आंसर देगा वो देखते हैं आपके। दोस्तों पूछूं आपसे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति जो है आपके, तदर्थ समिति जो है, इसके हेड कौन था ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो नेशनल फ्लैग एडहॉक समिति, तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए जो बनती है आपके, उसे एडहॉक कहते हैं ना। तो नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी जो है, इसके हेड कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग दिया गया, ठीक है। तो जो आजाद भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, उसमें जो राजकुमारी जो अमृत कौर है, इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। गृह विभाग इनके पास में, वित्त विभाग इनके पास में, स्वास्थ्य विभाग इनके पास में, या आपके रेल विभाग जो है इनके पास में। यहाँ से क्लास खत्म होगी, आपको यूट्यूब आपके ऐप में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्लास अपने आप खुल जाएगी, है ना। 2 क्लास यूट्यूब पर रहेंगी, बाकी इसके बाद सारी क्लास आपकी ऐप के अंदर जो है रहने वाली है। टॉपिक समाप्त होगा, टॉपिक समाप्त होने के बाद में A4 साइज में जो इसकी PDF है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, है ना। निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। देखिए, तो सो मैंने सवाल पूछा आपसे, हाँ ठीक बात है, लिख लीजिएगा। इनका नाम भी लिखिए आपके। अरे झंडा कौन फहराएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं वो झंडा फहराएंगे ना। हर चीज़ को अपने दिमाग में कनेक्ट करने का प्रयास करो। झंडा कौन फहराएगा, अरे जो भारत के पहले राष्ट्रपति वही फहराएंगे, और वो कौन थे आपके, ये थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल, आज का मंत्रिमंडल तो हम लोग याद कर लेते हैं, पर आज़ाद भारत जो है दोस्तों, उसका जो पहला मंत्रिमंडल है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, स्वतंत्र जो भारत था, इसका जो पहला मंत्रिमंडल था, फर्स्ट जो मंत्रिमंडल था, इसमें मंत्री कौन कौन सा और विभाग कौन कौन सा, ठीक है। देखो, सवाल पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था, विदेश मामले किसके पास में थे आपके, विदेश मामले जो है यह किसके पास में थे। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, भारत का गृह मंत्री कौन था, या फिर पूछे आपसे भारत के उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपके वह कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। इसके अलावा नंबर 4 लिखिएगा, इसके अलावा वित्त के अलावा भारत के रेल मंत्री कौन थे, रेलवे जो है इसके मिनिस्टर कौन थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि मंत्री कौन थे, एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं यह कौन थे आपके। इसके अलावा भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे आपके, एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके सो यह कौन थे। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके अलावा पूछो भारत के उद्योग मंत्री कौन थे, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री जो है, इसके मिनिस्टर कौन थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, डिफेंस जो है, डिफेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे। इसके अलावा लिखिए नेक्स्ट आपके दोस्तों, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, वाणिज्य मंत्री कौन थे, सवाल पूछे कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे, कॉमर्स मिनिस्टर जो है यह कौन थे। ये सारे, एक स्वास्थ्य मंत्री कौन थे लिखना आपके, हेल्थ मिनिस्टर जो है यह कौन है, स्वास्थ्य मंत्री या फिर हेल्थ मिनिस्टर जो है यह कौन थे। इसके अलावा श्रम मंत्री कौन थे, लॉ मिनिस्टर जो है आपके, लेबर मिनिस्टर जो है यह कौन थे। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके, पहला पॉइंट देखिएगा। देखो, प्रधानमंत्री विदेश मामले किसके पास में, तो प्रधानमंत्री विदेश मामले जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके पास में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके पास में है प्रधानमंत्री विदेश मामले। अच्छा, गृह मंत्री कौन आपके, तो गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री जो कौन आपके, वो हो गए लिखना आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधान। ये सब पहले ही है ना, ये सब क्योंकि पहला कैबिनेट है ना, सब पहले ही माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वित्त मंत्री पूछूं आपसे कौन थे, के षणमुखम शेट्टी। कौन थे, के षणमुखम शेट्टी जो है ये भारत के पहले वित्त मंत्री है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि भारत का पहला बजट जो है वो पेश करने वाले भी यही था ना। रेल मंत्री कौन पूछूं आपसे, अरे रेल मंत्री पूछे आपसे, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मैथाई। कौन थे, जॉन मैथाई जो है भारत के पहले रेल मंत्री है ना। कृषि मंत्री पूछूं आपसे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले
कृषि मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1947 की बात कर रहा हूँ ना। शिक्षा मंत्री कौन था आपके, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद आपके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, उद्योग मंत्री पूछूं आपसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये भारत के उद्योग मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में आपके 1948 में अगले साल भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है ना। डिफेंस मिनिस्टर कौन था आपके, बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह जो है वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वाणिज्य पूछूं आपसे, देखो ये हम लोग कम पढ़ते हैं, ठीक है, और जिसको हम कम पढ़ते हैं ना पेपर वाला दोस्तों उसी को पूछता है, ठीक है। और एसएससी आप जानते हो, एसएससी ने इस बार मुंह की खाई है और एसएससी ने साफ साफ कह दिया है कि हम सवाल बढ़िया वाला देंगे इस बार, है ना। तो बढ़िया वाला हम दोस्तों फिर बढ़िया वाला ही पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछने वाला, वो बढ़िया वाला ही पूछने वाला है कि वाणिज्य मंत्री कौन है। तो कौन थे, सीएच भाभा भारत के वाणिज्य मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर आपके भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी और पहली कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला, है ना। श्रम मंत्री कौन आपके, तो आपके श्रम मंत्री पूछूं आपसे, जगजीवन राम बापू जो है, जगजीवन राम बाबू जो है वो भारत के श्रम मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लॉ मिनिस्टर कौन थे आपके, एक नाम और लिख दीजिएगा। भारत के कानून मंत्री, विधि मंत्री पूछूं आपसे, तो आप जानते हो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो भारत के कानून मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, भीमराव अंबेडकर जी भारत के कानून मंत्री। अच्छा, खान मंत्री कौन थे आपके, लिखिएगा, आपके जो खान है या फिर ऊर्जा मंत्री है वो कौन थे। सवाल पूछे, खान या फिर जो ऊर्जा मंत्री है वह कौन है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए हमारा सवाल है कि आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग मिलता है, स्वास्थ्य विभाग मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है। एक सवाल मैंने छोड़ दिया आपके लिए, खान मंत्री या ऊर्जा मंत्री भारत में कौन थे, ये सवाल पूछ सकता है कि भाई खान मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन थे, ठीक है। अरे याद करो, खान मंत्री या ऊर्जा मंत्री कौन थे, याद, एनवी गॉडगिल, वेरी गुड, है ना। तो लिखिए एनवी गॉडगिल जो है, एनवी गॉडगिल ये भारत के खान मंत्री या फिर ऊर्जा मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। दोस्तों आइए गलत को पहचानते हैं, ठीक है। संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, देखिए मैंने आपसे कहा अभी दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मार्च 1946 के अंदर जो है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था, ठीक है, याद कीजिएगा। अभी मैंने कहा था कि मार्च 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया दोस्तों ना। फिर मैंने आपसे कहा कि भाई जुलाई के अंदर जो है इसने, जुलाई के अंदर इसने चुनाव करवा दिया ना, जुलाई में इसने चुनाव करवा दिए। फिर इसका बहिष्कार किसने किया, आपके जो मुस्लिम लीग है आपके, उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया था, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये दोस्तों बनाया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद में संविधान सभा में आपके बैठक आपके स्टार्ट हुई, ठीक है। संविधान सभा के अंदर जो है वो आपके बैठक स्टार्ट होती है और संविधान सभा में जो पहली बैठक होती है आपके, वह कब होती है, तो यह होती है 9 अगस्त, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। कब होती है आपके, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। सेकंड कब होती है पूछूं आपसे, बताओ आप में से कौन बताएगा कि सेकंड बैठक कब होती है। क्वेश्चन पूछा आपसे, सेकंड बैठक कब होती है और थर्ड बैठक कब होती है, यह क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मुझे सेकंड बैठक कब होती है और थर्ड कब होती है ना। अच्छा, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट, तो इस बैठक का बहिष्कार करने वाली रियासत कौन सी, आपके हैदराबाद जो है उसने इसका बहिष्कार किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हैदराबाद जो रियासत थी आपके उसने इसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके इसके अंदर, क्योंकि भाई बैठक बनी है तो किसी को तो इसका अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा दोस्तों आपके, तो इसका जो अध्यक्ष है, जो इसका अस्थायी अध्यक्ष है, वह किसको बनाया गया, वह बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाया गया, जो मोस्ट सीनियर पर्सन थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको बना दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको इसका पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 11 तारीख को होती है, कुछ बोलेंगे 13 को होती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक बार सवाल आया
कि 13 दिसंबर 1946 को कौन से क्रम की बैठक हुई है ना। पहला ऑप्शन था तीसरे क्रम की, सेकंड था दूसरे क्रम की, चौथा था आपके पांचवें क्रम की, ऐसे सवाल था ना। तो ध्यान रखना बैठक दोस्तों हर दिन हुई है। 9 तारीख को भी बैठक हुई है, 10 को भी बैठक हुई है, 10 को भी बैठक हुई है, 11 को भी हुई है, 12 को भी हुई है और 13 को भी हुई है। रसगुल्ला हर दिन बैठक हुई है। कभी सवाल पूछे आपसे कि 13 तारीख को जो बैठक होती है वो कौन से क्रम की है, वो तीसरे क्रम की नहीं है। हमें लगता है तीसरे क्रम, क्योंकि हम 3 ही पढ़ते हैं, 9 वाली पढ़ते हैं, 11 वाली पढ़ते हैं, 13 वाली पढ़ते हैं। पर ध्यान रखना 13 वाली दोस्तों 5वें क्रम की है। कौन सी? 5वें क्रम की, ठीक है। तो अभी मैं लिखाऊंगा आपको ये बात है ना। तो देखो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। सवाल पूछे कि जो पहली जो बैठक हुई दोस्तों आपकी, इस पहली बैठक के अंदर उप सभापति कौन बने। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि जो पहली बैठक होती है इसमें अध्यक्ष तो कौन हो गए आपके, वो तो हो गए ये अस्थायी रूप से। पर इस बैठक में जो उप सभापति हैं आपके वह कौन दोस्तों आपके, तो फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रैंक एंथनी का नाम नोट कीजिएगा, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में बन सकता है। और बहिष्कार करने वाला कौन दोस्तों? हैदराबाद आपके एससी मुखर्जी तो नीचे वाले में आएंगे ना, एससी मुखर्जी नीचे वाले में आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके बाद दोस्तों आपके सेकंड 11 तारीख को हो जाएगी। थर्ड बैठक कब होगी आपके? थर्ड बैठक जो है यह 11 दिसंबर 19 और जो 46 है आपके ये तब होती है। और इस बैठक के अंदर जो स्थायी अध्यक्ष हैं वह कौन बन गए आपके? वो बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये आपके स्थायी अध्यक्ष बन गए, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष ये बन गए, ठीक है। और सो यहाँ पर जो उप सभापति बनते हैं आपके वो 2 बनते हैं ना। एक का नाम लिखिए आपके, एक का नाम है एचसी मुखर्जी। क्या नाम है? एससी मुखर्जी एक का नाम है आपके। और दोस्तों एक का नाम और लिखिए आप लोग, वीटी कृष्णामाचारी। क्या नाम है? वीटी कृष्णामाचारी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर ये कहाँ पर लिख रहा है, तो यह आप संविधान को खोल के देख लेना, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने कहा स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? ये बन गए। और जो उप सभापति आपके वो कौन बन गए आपके? तो वो बन गए आपके एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 5वीं बैठक कब होती है आपके? वो होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। और मैंने आपसे कहा था इस बैठक के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू यह भारत के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पेश करते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब जो वर्तमान की प्रस्तावना वही, ठीक है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पेश करने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू इसको प्रस्ताव को पेश करने वाले, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू पेश करने वाले। और यही प्रस्ताव बाद में पारित होगा। और पारित होने के बाद क्या होगा? पारित होने के बाद में यही प्रस्ताव आपके प्रियम्बल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही प्रस्ताव आपके पारित दोस्तों होने के बाद में 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित होगा। यह प्रस्ताव पारित होगा और पारित होने के बाद में भारत की प्रस्तावना यह आपके जो उद्देशिका है, प्रियम्बल जो है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, वहां दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके, इसके बाद पूछूं आपसे एक महत्वपूर्ण डेट और लिखिए, 22 जुलाई 1947, ठीक है। सवाल पूछे आपसे इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को नोट कीजिएगा आपके कि जो हमारा जो आपके तिरंगा जो है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हमने स्वीकार किया, ठीक है। जो नेशनल फ्लैग है इसे आपके संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। और यह मॉडल किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया जो हैं, इनके द्वारा जो है यह तिरंगे का जो मॉडल आपके तैयार हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया आपके? तो नोट कीजिएगा ये आपके 22 जुलाई 1947 को किया गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर उल्टा लिख दिया। क्या उल्टा लिख दिया दोस्तों मैंने? अरे ठीक तो लिखा है। अच्छा क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ वो देख लेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे ना। 22 जुलाई 1947 हो गया, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 सितंबर पूछूं आपसे 1949, हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में अपना लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंदी जो है इसको राजभाषा के रूप में अपनाया गया। तारीख कौन सी है? 14 सितंबर की तारीख है, इसलिए इस तारीख को हिंदी दिवस बनाते हैं ना, इस तारीख को हम जो है हिंदी दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप लोग 24 जनवरी 1950, इस तारीख को हमने एक तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अपनाया, ठीक है। अरे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों क्या है आपके? अरे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो वो है अशोक स्तंभ। कौन सा है? अशोक स्तंभ जो है
इसको हमने दोस्तों अपनाया था। देखो अशोक स्तंभ के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात तो कितने शेर हैं आपके इसमें, 4 शेर है ना, 4 शेर 4 दिशा में, 4 शेर जो है वो 4 दिशा के अंदर है और शांत मुद्रा में। कैसी मुद्रा में, कभी आप देखोगे अशोक चिन्ह को तो कैसा आपके शांत मुद्रा में, ठीक है। 4 शेर है शांत मुद्रा में दोस्तों बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उंगली करो, छेड़छाड़ करो, ठीक है। हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब कि हम कभी किसी पर पहले अटैक नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। पाकिस्तान सोचता है कि ये हम डरपोक है, नहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने कहा है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, ये हमने दोस्तों आपकी पॉलिसी बना रखी है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उंगली करते रहोगे। ये शेर है रसगुल्ला, माना कि शांत बैठा हुआ है शेर दोस्तों ना, माना कि शेर शांत बैठा हुआ है, पर हल्के में दोस्तों नहीं लेना है इसको, है ना। अगर तुमने उंगली करी, अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक करने की सोची, तो ध्यान रखना यही शेर जो है आपके चीर फाड़ करेगा, और हम, अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम तुम्हारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार करेंगे कि हम तुम्हारी हस्तियां मिटा देंगे। ये हमारे अशोक चिन्ह के 4 स्तंभ का मतलब है। शेर शांत मुद्रा में है, पर उंगली करी तो चीर फाड़ कर देंगे, है ना। अगला दोस्तों आपके इसी अशोक स्तंभ पे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहां से लिया गया आपके, ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला, राष्ट्रीय चिन्ह के अलावा हमने क्या आपके, अच्छा ये अशोक स्तंभ कहां से, सारनाथ, है ना, सारनाथ जो है यहाँ का, ठीक है। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय गान को भी इस दिन स्वीकार किया ना, राष्ट्रीय गान जो है इसको भी स्वीकार किया, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको भी हमने स्वीकार किया। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार कब किया हमने, 24 जनवरी 1950 को किया, ठीक है। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हम भारत कैसा हो गया, भारत जो है एक रिपब्लिक कंट्री हो गया, भारत गणतंत्र देश हो चुका है, क्योंकि हमारे पहले राष्ट्रपति आ चुके हैं ना, पहले राष्ट्रपति आ चुके हैं, कौन आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका इलेक्शन हो चुका है और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं, और भारत एक रिपब्लिक कंट्री आपके हो चुका है, और हमारा संविधान भी इस तारीख से आपके लागू हो चुका है। दोस्तों तारीख कौन से आपके, तारीख है आपके 26 जनवरी की तारीख है, हमारा संविधान दोस्तों आपके इस तारीख से लागू हो गया है। और सॉरी है ना, राष्ट्रीय चिन्ह भी आपकी इसी तारीख को आता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय चिन्ह वाली जो बात है दोस्तों, ये भी आप यहीं पे लिखना कि ये भी 26 जनवरी को आते हैं ना। जो राष्ट्रीय चिन्ह वाली बात है इसको भी आप कहाँ लिखोगे, इसको भी जो है आप 26 जनवरी वाली में लिखोगे ना। तो 26 जनवरी 1950 को एक तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह आ गया, एक इसके अलावा गणतंत्र भारत हो चुका है, या फिर मैं कहूँ आपसे हमारा संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी को, ठीक है। तो 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों आपके वो अपनाया गया। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह वाला बात जो है ये कहाँ लिखोगे आप, 26 जनवरी में लिख लेना ना। जो राष्ट्रीय चिन्ह वाली बात है आपकी ये कहाँ लिखोगे आप दोस्तों, आपके ये आप 26 जनवरी के अंदर लिखना है ना। तो ये ठीक कर लेना, ठीक है, गलती से मैंने वहां लिख दिया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह वाली बात यहां लिखोगे, ठीक है। और रिपब्लिक भारत हो चुका है, इस तारीख को हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है, इस तारीख को संविधान हमारा लागू हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 28 जनवरी लिखना, 28 जनवरी 1950। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट कार्य करना कब चालू करता है, 28 जनवरी 1950 करता है आपके। और इसमें आपके लिखना, आपके इसके पहले हेड कौन थे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन थे आपके, वो थे हीरालाल, आपके हरिलाल जे कानिया। कौन थे, हरिलाल जे कानिया जो है ये आपके इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको ध्यान रखना है ना। 28 जनवरी 1950 की तारीख भी नोट कीजिए। तो देखिए मैंने आपसे कितनी तारीख लिखाई, मैंने आपको दोस्तों ये 16 अगस्त कीजिए ना, 16 अगस्त कीजिए। तो मैंने आपको एक तो लिखाया पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, आपकी 11 दिसंबर की बैठक, 13 दिसंबर की बैठक, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना आपके पारित हो गई। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 40 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को आपके भारत गणतंत्र हो गया है और राष्ट्रीय चिन्ह को भी स्वीकार किया गया, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद में 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य चालू कर दिया और आपके पहले मुख्य न्यायाधीश आपके ये बन चुके हैं, ठीक है। अब सवाल को पढ़िएगा मेरे साथ में, सवाल क्या कहता है। देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, नहीं दोस्तों ना,
स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर की तारीख को, ठीक है। और 11 दिसंबर 46 को सच्चिदानंद सिन्हा ने को स्थायी अध्यक्ष, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया है, ये आप समझ चुके हैं ना। संविधान सभा की कुल मेंबर संख्या 389 है। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देशी रियासतों से आपके 93 मेंबर थे। ठीक बात है, मैंने अभी आपसे कहा था ये बात। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के मेंबर के रूप में चुना गया, ये भी ठीक बात है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया, ठीक बात है। तो गलत कौन सा? गलत आपके ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको इतनी सारी जानकारी दोस्तों एग्जाम के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, हो सकता है पेपर वाला आपसे पूछ ले कि एससी मुखर्जी कौन थे, या ये कौन थे, या ये कौन थे, कोई भी नाम पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। या पहला जो आपके जो पहली जो बैठक थी उसका बहिष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? अरे बताओ भाई, 28 जनवरी 1950। मैंने अभी आपसे कहा कि दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्टार्ट करा। 24 जनवरी को मैंने कहा आपसे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई की तारीख को मैंने कहा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी की तारीख को मैंने कहा आपसे कि इस तारीख को आपके भारत जो है वो रिपब्लिक हो गया। तो मैंने आपसे कहा कि जो संविधान सभा है ये कब आपकी स्वीकार, राष्ट्रीय गान को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गान को हमने स्वीकार किया, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा। संविधान सभा, ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको लगे ना कि सच में यार मैंने इसमें मेहनत की होगी इस क्लास के अंदर, तो ये क्वेश्चन बताएगा मेहनत की या नहीं की, ठीक है। जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं था वो सवाल आपके सामने कि संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को इंडिपेंडेंस, आपके स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त होती है ना। अब देखो, हमने कभी ना तो दिमाग लगाया इस क्वेश्चन पे, जिस दिन पेपर में आएगा उसी दिन दोस्तों रायता फैलेगा ना, उससे पहले रायता नहीं फैलेगा। जिस दिन पेपर में पूछ लेगा ना उसी दिन आपका रायता यहाँ पर फैल जाएगा। तो 5वां, 6ठा, 7वां, 12वां, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तुक्का लगाना चाहो तो लगा लीजिए आप लोग जो है, अगर लगाना चाहो तो आपकी मर्जी है। बाकी बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। जिस दिन सवाल पेपर में आया उस दिन। अब इसके इर्द गिर्द कुछ और भी पूछ सकता है आपसे, सवाल पूछ सकता है कि संविधान में पहली बात तो कुल कितने सत्र हुए, सवाल पूछ सकता है। कुल कितने अधिवेशन हुए, सवाल पूछ सकता है। पहला अधिवेशन का टाइम पीरियड क्या था, 12वें का क्या था। सवाल पूछ सकता है सबसे छोटा कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए हम कुछ जानकारी नोट करते हैं। देखो कुल अधिवेशन कितने हुए, तो कुल अधिवेशन जो है ये हुए थे आपके कितने, 12। अब कहीं कहीं पर आपको 11 भी मिल जाएंगे, पर इसका आंसर है 12, ठीक है। कुल अधिवेशन कितने हुए, 12 हुए। कहीं कहीं पर 11 भी मिलेगा आपको, पर आंसर क्या है, 12, ठीक है। देखिए दोस्तों, पूछूं आपसे, पहला जो अधिवेशन दोस्तों आपके, जो फर्स्ट अधिवेशन था दोस्तों आपके, जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था, आपके लिखना। जो पहला अधिवेशन था, जो फर्स्ट अधिवेशन था यह, अच्छा, संविधान का पहली बैठक, वहीं से पहला अधिवेशन स्टार्ट होगा। तो पहली बैठक कब स्टार्ट होती है, 9 दिसंबर 1946, है ना। अरे यहीं से स्टार्ट होती है ना पहली बैठक, तो पहला सत्र भी आपकी यहीं से स्टार्ट होगा 9 दिसंबर 1946 से। कब तक चलता है, 23 दिसंबर 1946। ये डेट भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए लिखा रहा हूँ आपको। तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है। और दोस्तों अंतिम अधिवेशन कब हुआ, पूछे आपसे कि जो अंतिम अधिवेशन है दोस्तों वह कब हुआ आपके, तो अंतिम अधिवेशन होता, लिखना आपके, जो अंतिम अधिवेशन था, जो 12वां अधिवेशन था, ये होता है 26 जनवरी। तो आपके जो 12वां जो अधिवेशन था वह कब होता है, 24 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। तो 12वां अधिवेशन कब होता है, 24 जनवरी 1950 को। हाँ, इस दिन केवल एक दिन का अधिवेशन है और इस दिन केवल लोगों ने साइन करने के लिए बुलाया था, ठीक है। इस दिन केवल लोगों को संविधान के ऊपर साइन करने के लिए बुलाया था और 284 मेंबर ने साइन किए थे, ठीक है। 284 मेंबर ने साइन किए थे इस दिन केवल, ठीक है। तो 12वां जो है वह 24 जनवरी 1950 को केवल एक दिन के लिए होता है
और साइन करने के बुलाया गया इसमें, और यहाँ पर 284 मेंबर्स ने संविधान के ऊपर साइन किए थे दोस्तों ना। अच्छा, इससे पहले पूछो दोस्तों आपसे, इससे पहले पूछे आपसे तो सवाल पूछ सकता है 11वां दोस्तों कब हुआ, ठीक है। इससे पहले सवाल पूछे कि भाई 11वां कब हुआ आपके, तो लिखिए दोस्तों 11वां पूछो कब होता है, तो 11वां जो है वो होता है कब आपके, जिस तारीख को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस तारीख को, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 जो है, अब जिन किताबों में 11 आंसर होता है वो यहां तक मानते हैं कि जिस दिन संविधान बन के तैयार हो गया अधिवेशन समाप्त, नहीं, ये एक अधिवेशन और है आपके 12वां नंबर वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मुद्दा ये आता है कि 1947 दोस्तों जब आ रहा होगा तो उस समय दोस्तों आपके कौन सा अधिवेशन हो रहा होगा, ठीक है। देखिए तो सवाल से पूछे आपसे 1947 जब आएगा तो उस समय अधिवेशन कौन सा हो रहा होगा, उस समय अधिवेशन 5वां नंबर का है ना। तो 5वां नंबर का जो अधिवेशन है वह स्टार्ट होता है 14 अगस्त, वो इसी के लिए हुआ था। जो 5वां नंबर का जो अधिवेशन था वो केवल इसी काम के लिए स्टार्ट हुआ था, 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947। तो सवाल पूछे कि भाई भारत को जो आज़ादी है वो संविधान में सत्र के कौन से सत्र में होती है, तो नोट कीजिएगा वो 5वें नंबर के में होती है, ठीक है। और 14 अगस्त से 30 अगस्त की तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है। अब एग्जाम में आ गया भाई साहब कि सबसे लंबा कौन सा, दोस्तों सवाल पूछे कि सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा अधिवेशन पूछूं आपसे कौन सा है, तो वह था 7वें नंबर का। कौन सा था आपके, 7वें नंबर वाला सबसे लंबा अधिवेशन था आपके, जो कि 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट होता है आपके, और दोस्तों 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ था और 8 जनवरी 1949 तक चलता है, ठीक है। ये आपके सबसे लंबा है। अब मैंने देखो इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाए आपको कि पहला कब है, 5वां, 11वां, 12वां, 7वां, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने आपसे कहा संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को आज़ादी प्राप्त होती है आपके, तो 5वें के दौरान मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। अब ये सवाल खराब नहीं है, बस 2 मिनट 5 मिनट और रुक जाइए ना। देखो अब ये सवाल दोस्तों खराब थोड़ी है कि भारत की जो आज़ादी है इसके समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, सवाल बढ़िया है। याद कीजिए जब मैंने आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वर्ल्ड वॉर के बाद में इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता है और लेबर पार्टी की सरकार आती है, याद कीजिएगा। और मैंने कहा एटली साहब प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये इनका जो घोषणा पत्र था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई हम भारत में संविधान सभा बनाएंगे। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत आता है, माउंट बेटन को भारत भेजता है ये, और फिर इसके टाइम पर हम आज़ाद होते हैं ना। तो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में 1951 तक रहती है ना। तो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये 1945 से 1951 के बीच रहती है, और इसी दौरान भारत आपके आज़ाद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एटली जो है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है, लेबर पार्टी गवर्नमेंट जो है वो रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन है। देखो हम लोग इनको छोड़ देते हैं दोस्तों ना, हम इनकी इतनी अहमियत समझते नहीं है, पर आप सोच के देखिएगा ये जो बंदे हैं ना जिनके दोस्तों बारे में पढ़ाने वाला हूँ आपको, हो सकता है आधे आप में से आधे लोग इनका फुल नाम भी नहीं जानते हो ना, क्योंकि हमने इनको थोड़ा कम आंक लिया है। हमें लगा कि ये इतने महत्वपूर्ण थोड़ी हैं, हमें लगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि ड्राफ्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था आपके, वो था वेनेगल नरसिंह राव। किसका था आपके, वेनेगल नरसिंह राव। अब मेरी बात सुनना, वेनेगल नरसिंह राव के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वेनेगल नरसिंह राव जो है, जिसको हम VN राव कहते हैं, वेनेगल सर लगाना, सर वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। इन्हीं को ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं सर वेनेगल नरसिंह राव, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो इनको भारत का, अब हम ये तो जानते हैं, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि सर वेनेगल नरसिंह राव को भारत का संवैधानिक सलाहकार किसने अपॉइंट करा। देखो आपने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, हजारों यूट्यूब चैनल पर आपने पढ़ लिया, अब तक जो है हजारों कोर्स आपने पढ़ लिए हैं, पर आपने PYQ और MCQ नहीं किए हैं। सिर्फ शक्ति को लाने का मतलब आप समझ चुके होंगे 2 क्लासों में कि हमने जहाँ जहाँ छोड़ा है ना वहाँ पकड़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सवाल मैंने आपसे पूछा कि संवैधानिक सलाहकार जो है वो किन्होंने इनको अपॉइंट किया था ना, किसने इनको संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया था, सवाल आपके सामने ये है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन्होंने संविधान का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया, ठीक है।
ड्राफ्ट तैयार किया। इन्होंने 2 देश का ड्राफ्ट बनाया था, एक तो भारत का बनाया था, एक बाद में इसने बाद में इन्होंने म्यांमार का भी बनाया था, ठीक है। तो जो वर्मा था उस समय आपके उसका, तो बर्मा का भी हाँ, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अरे डोपाओ संवैधानिक सलाहकार कब अपॉइंट किया होगा? 1946 में। दोस्तों थोड़ा बहुत तो बुद्धि लगाओ कि 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई होगी, उससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनी होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया होगा। और 1946 में दोस्तों हमारे यहाँ पर कौन था आपके? बेवेल। लिखना बेवेल, तो लिखना किसने बनाया था, लिख लो। सवाल जिस दिन पेपर में आ गया ना, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, तो लिखिएगा बेवेल के द्वारा। किसके द्वारा? बेवेल के द्वारा सर वेनेगल नरसिंह राव जी को संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया गया था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नाम नोट करना है ना। ये उस समय भारत के अंदर थे, है ना। चलिए, ड्राफ्टिंग तैयार होता है, इंडिया और म्यांमार दोनों का ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं लिया है ना, इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं लिया ना, कोई फीस नहीं ली और कोई भी डिमांड नहीं रखी है ना, कोई भी डिमांड नहीं है, ना तो कोई डिमांड थी ना कोई फीस थी। शुल्क रहित कार्य किया इन्होंने हमारे संविधान को बनाने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, ठीक है। इनकी 3 अचीवमेंट दोस्तों आप ध्यान रखना है ना। सवाल पूछे कि क्या सर वेनेगल राव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो सुरक्षा परिषद है, क्या इसमें मेंबर रह चुके हैं आपके? दोस्तों मेंबर छोड़िए, ये इसमें अध्यक्ष रह चुके हैं ना। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों एक महीने के लिए आपके अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक महीने के लिए अध्यक्ष, जैसे अभी कौन चल रहा है? पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। तो 1950 के अंदर, जून 1950 में इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो लिखिएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जून 1950 में ये अध्यक्ष रहे थे सर वेनेगल राव, ठीक है। यह दोस्तों इसके अलावा इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर भी न्यायाधीश रह चुके हैं ना। जो इंटरनेशनल कोर्ट है यहाँ पर भी क्या रह चुके हैं? यहाँ पर भी आपके न्यायाधीश रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है ना। जो 15 न्यायाधीश होते हैं उसमें से एक न्यायाधीश ये भी रह चुके हैं आपके इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। लेकिन यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि जो हैं वो भी आपके रह चुके हैं ना। तो जैसे वर्तमान में पर्वत नैनी हरीश है ना आपके, वही तो यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो है ये भी कौन रह चुके हैं? आपके सर वेनेगल राव रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। 1949 से 1952 के बीच में ना। तो ये तीनों ही पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। किसी दिन पूछ ले आपसे कि सर वेनेगल राव के बारे में असत्य कथन को पहचानिए, अब सवाल फंस जाएगा वहां पर। तो पता होना चाहिए आपको यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन रह चुके हैं? ये रह चुके हैं, ठीक है। अगला, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं ना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्ष के रूप में भी ये रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर लगाइएगा आपके, हमारा आंसर है वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है ना। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है मैंने वो इसलिए आपके बीच में लिए हैं कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी इनके बारे में हो कि संविधान को लिखने वाला कौन था। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछो, ऐसे पूछ ले, चलो ये तो सीधा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन वाज हैंड रिटन बाय हुम। सवाल आपसे ये पूछे बेटा कि संविधान का कैलीग्राफर कौन था, बताओ। सवाल अगर ये आ गया तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता हो कैलीग्राफर कौन होता है भाई। पहला पॉइंट तो कैलीग्राफर क्या है ये पता होना चाहिए। तो कैलीग्राफर जो है वो, इसका दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि संविधान को अपने हाथ से लिखने वाला। क्या है? लेकिन संविधान को अपने हाथ से हस्तलिखित, है ना, हस्तलिखित आपके जिसने संविधान को अपने हाथ से लिखा है वो है कैलीग्राफर। क्या है? कैलीग्राफर। जिसने संविधान को अपने हाथ से लिखा है उनका मतलब आपके कैलीग्राफर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, जो संविधान का जो कैलीग्राफर थे जिन्होंने जो मूल आपकी जो प्रति आपके वो लिखी, देखो संविधान की 203 मूल प्रति थी, है ना। शायद आपको पहली बार पता लगे, वो अलग बात है। 3 मूल प्रति आपके बनाई गई थी ना। दोस्तों एक तो थी आपके इंग्लिश के अंदर, कितनी थी? 3 थी। एक थी इंग्लिश के अंदर, एक आपकी उसको फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया ना, हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया दोस्तों ना। और एक में आपके केवल चित्रांकन थे ना, केवल फोटो जो आपके चित्रांकन। कभी आप संविधान को खोल के देखोगे तो वहां पर देखना हर आपके भाग का अलग अलग चित्र जो है वो आपके वहां पर जो है बना हुआ है, ठीक है। कहीं पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का फोटो बना हुआ है, कहीं पर दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध जी का फोटो है, कहीं पर महावीर स्वामी जी का फोटो है, कहीं पर गुरु गोविंद जी का फोटो है। ऐसे हैं संविधान में ना,
हाँ, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर थी, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और आपके फिर जो है चित्रांकन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों देखना, इंग्लिश में लिखने वाले कौन था आपके, इसमें लिखने वाले थे आपके प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी जो नारायण आपके, ये हिंदी में इंग्लिश में लिखने वाले, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण राजायदा जो है ये इंग्लिश में लिखने वाले। और दोस्तों इटैलिक जो आपके पद्धति है इसका यूज करा है ना, लिखा इंग्लिश में, इटैलिक पद्धति जो है उसका यूज करा है, ठीक है। कर्सिव राइटिंग टाइप का यूज करा, इटैलिक पद्धति का यूज करा, आपको ध्यान रखना है इन्होंने, ठीक है। अब इनसे पूछा कि लिखने का क्या लोगे आप, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं लेंगे लिखने का। सबने तालियां बजाई, फिर उन्होंने कहा रुक जाओ, हम एक चीज़ लेंगे कि हर पेज के नीचे मेरा नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने कोई फीस नहीं ली है ना, फीस नहीं ली है, लेकिन ये कहा था कि हर पेज पर मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है। तो हर पेज के नीचे, तो जो मूल संविधान है उसमें हर पेज के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। किनका नाम लिखा हुआ है, ये आपके प्रेम बिहारी नारायण, आपको ध्यान रखना है, हर पेज के नीचे इनका नाम है। इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले कौन है, तो लिखना वसंत कुमार वैद जो है, वसंत कुमार वैद, ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले, ठीक है। तो वसंत कुमार वैद जो है वो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वसंत कुमार वैद हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मुद्दा ये था कि लिख तो इन्होंने दिया, ठीक है। फूल पत्ती वाली बुक देखना दोस्तों, सॉरी 7 फेरों वाली बुक देखना, लिखा गया उसको, फिर उसके फूल पत्ती लगाई गई, ठीक है, ऊपर, मतलब उसका अलंकरण किया गया। तो अलंकरण करने वाला कौन, पूछूं आपसे कि अलंकरण करने वाला कौन है, तो लिखना आपके जो अलंकरण करने वाले हैं वो थे नंदलाल घोष और उनकी टीम, है ना। बॉर्डर देखना आप, कभी चेक करना कि जो संविधान की जो मूल कृति है उसके जो बॉर्डर चेक करना, आपके अलंकरण है, तो नंदलाल घोष जी ने अलंकरण किया है, उनकी टीम ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश में इन्होंने लिखा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट इन्होंने किया, फिर आपके अलंकरण करने वाले नंदलाल घोष जी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में भी, ये अलंकरण करने वाले, ठीक है। अब दोस्तों जो मूल जो कृति थी ना आपके, मूल प्रति है कहाँ पर अभी वर्तमान में, सवाल पूछे कि भाई जो संविधान की जो मूल प्रति है उसको कहाँ पर आपके, तो वो है आपके संसद भवन में। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए, इसका अब नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया आपके, इसका नाम हो चुका है संविधान सदन। अरे याद करो, जो पुरानी वाली संसद भवन है आपके, उसका नाम क्या हो चुका है, उसका नाम संविधान सदन हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर पुस्तकालय, इसके अंदर लाइब्रेरी है, इसके अंदर लाइब्रेरी है आपके। दोस्तों यहाँ पर आपके मूल कृति जो है, जो मूल प्रति है वो यहाँ पे दोस्तों रखी हुई है, ठीक है। और कैसे रखा है इसको, कांच का एक वो बनाया हुआ उसमें रखा हुआ है और हीलियम गैस से भरा हुआ है, ठीक है। तो हीलियम गैस से भरे हुए, जैसे खराब ना हो ना, हीलियम गैस से भरे हुए कांच के केस में ना, कांच का जो केस है, कांच का जो आपके बक्सा है, कांच के केस में रखा हुआ है, ठीक है। तो कांच के केस में जो फ्रेम होता है कांच का, उसके केस में हीलियम गैस से भरे हुए आपके वहां पे इसको रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे ना। अब अधिकांश लोग जो है वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा तो है दोस्तों, पर हमने क्या है, आज तक केवल पढ़ा ही है, अप्लाई कभी किया ही नहीं है। हमने पढ़ाई है, कभी दोस्तों अप्लाई नहीं करा। अगर सवाल पूछे संविधान सभा जो है इसके सचिव कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा हमारा आंसर क्या है, किसने इसको लिखा, तो लिखना प्रेम बिहारी नारायण राजा, इन्होंने लिखा था, इंग्लिश के अंदर लिखा है। हिंदी में लिखने वाले कौन थे, वसंत कुमार वैद थे, नंदलाल घोष इनका अलंकरण करने वाले थे, आपको नाम नोट कर लेना। और ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर कह दी। सवाल मैंने लास्ट पूछा आपसे कि संविधान सभा जो है आपके दोस्तों, इनका सचिव कौन था, ठीक है। संविधान सभा जो है इसके सचिव कौन थे, लिखना HVR अयंगर, लिखना HVR अयंगर, ठीक है। HVR अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव थे, आपको ध्यान रखना है। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक दोस्तों यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। संविधान आपका लिख चुका है। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक था, जो मैंने आपसे कहा था संवैधानिक विकास, वो यहाँ पर मैंने आपको समाप्त कर दिया। इसमें मैंने आपको जितने भी अधिनियम बन सकते थे वो आपको पढ़ाए मैंने आपको। हो सकता है कि देखो, मैंने कहा ना कि ये बैच मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, ये तरीका मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। पर मैं इतना डेफिनेट श्योर हूँ कि अगर मैंने पूरी शिद्दत से इस बैच में मेहनत की, तो जो सबसे बड़ी कमी आपकी रहती है कि सर सवाल कैसे पूछेगा, सर सोचे कैसे कि सवाल कैसा आएगा, वो आपकी यहाँ पर पूरी हो जाएगी।
और मैंने कल ही आपसे कहा था कि मैं 21 दिन की बात नहीं करूंगा आपसे कि 21 दिन बाद ऐसा होगा, 20 दिन बाद ऐसा होगा, 1 महीने बाद ऐसा होगा, नहीं। मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले 2 दिनों में, पहला टॉपिक में आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने चाह रहा हूँ। तो ये सारा कंटेंट आपके सामने यहाँ पर। अब मेरा आज टॉपिक पूरा हुआ है। आज इसकी जो पीडीएफ है, देखो ये मत सोचना कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वही है ना, उनके नीचे व्याख्या दी हुई है, ठीक है। मैंने तो बहुत कुछ लिखवाया है ना, इतना बहुत कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन उसकी व्याख्या A4 साइज पेपर में ना, तो A4 साइज पेपर में आप इसका PDF निकलवा लीजिएगा अगर आपको निकलवाना है, और वहीं पर अगर कुछ नई बात मिले मेरी क्लास से तो वहीं पर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक फाइल बना के नहीं उसमें उनको लगाते जाइए, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारा पूरा हो गया संवैधानिक विकास और संविधान के बारे में। कल हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा आपकी, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, संविधान की विशेषता क्या क्या है और प्रस्तावना क्या है। ये हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का कूपन कोड नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का बुक का एक इशू तो मेरे सामने भी आया है कि बुक जो है उसके लिए सिटी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एक किसी का KGS कूपन कोड नहीं चल रहा है। ये 2 समस्या आपके सामने आ रही है ना, और 6 बजने वाले आपका समाप्त। अच्छा वो PDF भी डलवा दूंगा मैं ना ऐप में आपके वाले कोर्स में। अच्छा कल से सारी क्लास आपकी ऐप में होंगी, ठीक है, कल से सारी क्लास ऐप में होंगी 4 बजे आपकी शाम को ना, कल से सब कुछ ऐप में होने वाला है। ये 2 क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी। तो सिटी सेलेक्ट नहीं हो रहा है इस, और KGS किसी की वैलिडिटी जिन्होंने 18 जुलाई को ले लिया उनकी 162 दिन दिख रही होगी। वैसे मैंने 200 दिन करवा दी थी, पर हो सकता है किसी की कम भी दिख रही होगी ना। 3-4 इशू है, ठीक है। मैं अभी क्लास ख़त्म करने के बाद में यह इशू सॉल्व आउट करा दूंगा आपके। हर किसी की वैलिडिटी 200 दिन दिखेगी है ना, हर किसी की वैलिडिटी जो है वह 18 जुलाई से 200 डेज मिलेगी। जिस दिन उसने खरीदा उस दिन से 200 दिन मिलेगी। मैं अभी जाके चेंज करवा दूंगा पहली बात तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिटी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये मैं टीम से बात करूंगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला KGS कूपन कोड, ब्रह्मास 1, 2, 3 के बच्चों के लिए KGS कूपन कोड था। KGS लगाना था, सामने अप्लाई लिखा हुआ है, उसको अप्लाई करते ही आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी ना, जो भी कम होनी है। तो ये 3-4 बातें थी, मैं अभी जा कर के बात कर लूँगा टीम से कि अच्छा आप बोर तो नहीं हुए। 2 घंटे क्लास चली है, होता है ना कि 2 घंटे गुरुजी कौन पढ़ेगा, 2 घंटे क्लास चली, आप बोर तो नहीं